सर रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा कंफर्म करना हो गया हाँ ना सर। रिकॉर्डिंग? यस सर। ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट्स क्लास हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक अकाउंट्स क्लास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज बेसिक्स एस्पेक्ट्स में बात करते हैं। एडवांस लेवल में आप लोग जानते हो, मैम के पास आप लोग करते हो, तो वहाँ पर तो एकदम एडवांस जो भी चैप्टर वाइज टॉपिक होता है उसमें बात होता है। यहाँ पर भी हम लोग चैप्टर वाइज ही बात करते हैं, बट अकाउंट्स का जो बेसिक्स एरिया है, लाइक थ्योरी पार्ट, उसका जो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का जो एरिया, जो हम लोग कुछ ही दिन पहले कवर करके आए हैं, और उसके साथ साथ अभी हम लोग करेंटली जिस पर्टिकुलर पॉइंट में है, जिन लोगों का जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ है उनको मैं धीरे धीरे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का रिसेंट लेक्चर्स शेयर करते जाऊंगा। आप लोग प्लीज देखते रहिएगा और डाउट जो है वो मुझे पूछते रहिएगा। मैं अभी थोड़ा सा, ऐसे शीर्षों ने मुझे बताया कि सर कुछ डाउट है, मैं शीर्षों तुम्हारा डाउट मैं डील करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो करेंटली जो चैप्टर चल रहा है इसका नाम है सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कॉन्वेंशंस। लास्ट 2-3 क्लास इस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल एरिया में चल रहा है। सुनने में थ्योरी है, बट क्या सच में थ्योरी जैसा काम करता है सर? हाँ, मतलब क्या इसको रट के या मगअप करके हम लोग कुछ याद कर सकते हैं? मतलब क्या सिर्फ मेमोराइज करके काम बनेगा या फिर समझना पड़ेगा? आई वांट टू आस्क यू सर। समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त समझना पड़ेगा सर। मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज चाहे आप कितना भी बड़े हो जाओ, सर बड़े हो जाओ मतलब सर मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ, जैसे मानो कि फाउंडेशन लेवल में पढ़ाई कर रहे हो, फिर इंटरमीडिएट में पढ़ाई करोगे, फिर फाइनल में पढ़ाई करोगे, मतलब चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे फाइनल हो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मतलब जिसके पास ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे में है वो अकाउंट्स को दिल से समझ पाएगा, दिल से कर भी पाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, डाउट रह जाता है, तो फिर जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना प्रॉब्लम क्रिएट होता जाएगा। इवन जब आप लोग रियल लाइफ प्रैक्टिस करोगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए जब भी आप कंपनी में एज ए सेक्रेटरी ऑल्सो, कंपनी सेक्रेटरीज ऑल्सो, मतलब जब भी आप कंपनीज में किसी भी तरह का काम करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो उस पॉइंट में जाके आपको ये सब बहुत जरूरी होगा, ठीक है, बहुत जरूरी होगा। तो ठीक है सर, चलो बात को आगे बढ़ाते हैं और जो कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस में हम लोग चल रहे हैं उसमें बात करते हैं। अगर किसी का भी कॉन्सेप्ट का प्रीवियस 2 क्लास मिस है तो उनको मैं जरूर बोलूंगा कि सर कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो क्लास है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए अगर बाय चांस मिस है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है सर। इवन एग्जाम में इस रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जो अकाउंट्स करोगे, जो भी बड़े बड़े टॉपिक आप सॉल्व करोगे, चाहे वो फाउंडेशन लेवल में हो, चाहे वो इंटरमीडिएट में हो या फाइनल लेवल में हो, सारा का सारा अकाउंट्स का बेस यही पर बना हुआ है। तो दिस इज बेसिकली आप बोल सकते हो बेस ऑफ अकाउंट्स। ओके, जिसका ये बेस है वो अकाउंट्स में हमेशा एक लग्जरी फील करेगा, और बेस नहीं बनता है तो लग्जरी फीलिंग कम लगेगा। ओके सर, ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप एक एक करके आगे बात करूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, स्क्रीन शेयर है क्या? यस सर। ओके सर, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर तो आप लोग जानते ही हो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, थोड़ा लंबा डिस्कशन है और मैं थोड़ा धीरे धीरे ही बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वगैरह में मतलब जबरदस्त पकड़ होना चाहिए, है ना? जबरदस्त पकड़ होना चाहिए, मतलब मस्ट हैव प्रॉपर आइडिया, यू मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑल। ओके, तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है, और सर आप लोग तो जानते ही हो हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ते ही नहीं है, साथ में रियल लाइफ में कंपनी का एनुअल रिपोर्ट को भी रीड करते हैं, है ना सर? कंपनी का एनुअल रिपोर्ट नॉर्मली ये फाइनल लेवल में सिखाया जाता है। मैं आपको एनुअल रिपोर्ट तो नहीं बनाना सिखाता हूँ, बट मैं आपको रियल लाइफ रिलेट कराने का कोशिश करता हूँ, जो नॉर्मली मैं अपने फाइनल वाले स्टूडेंट्स या फिर स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स वाले को नॉर्मली बताता रहता हूँ। वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी इसीलिए शेयर करता हूँ बिकॉज इसके पीछे मेरा और कोई मकसद नहीं है कि आप देखो सर जो भी अकाउंट्स हम बनाते हैं उस अकाउंट्स का रियल लाइफ यूज कहाँ होता है। तो इसके कारण मेरे पास जो भी मतलब रैंडमली मेरे पास जो भी केस स्टडीज वाले होते हैं ना, मतलब
जैसे ये आमरण बैटरी का है, ये अदानी का है, ठीक है। तो ये मैं उठा लेता हूँ और आपसे डिस्कस करता हूँ कि वट एवर वी लर्न इन अवर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड एरिया, या फिर जो भी पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ में ढूंढते हैं। हाँ बोलो सर, कोई कुछ पूछते हो क्या? बोलो, कोई सवाल है किसी का? सॉरी सर, गलती से हो गया था। ओके ओके ठीक है। नहीं, अनम्यूट कोई भी करोगे ना तो अनम्यूट करने से मेरे को ऐसा फील होता है कि कुछ सवाल होगा, इसलिए ठीक है। तो थोड़ा संभाल के अनम्यूट किया करना, जब भी पूछना हो तब भी अनम्यूट करना, ठीक है। तब जाके, नहीं तो एक साउंड होता है जो मुझे आता है कान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कुछ पूछना है। ठीक है सर, चलो। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग ऑलमोस्ट 12 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। उसमें से लास्ट टू क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया ना सर, जल्दी बोलो। एंटिटी कॉन्सेप्ट कर लिए? यस सर। मनी मेजरमेंट, पीरियडिसिटी, यस सर। एक्रूअल, मैचिंग, गोइंग कंसर्न हो चुका है ना। यस सर, हो गया। और रियलाइजेशंस हो गया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ड्यूअल यस एस्पेक्ट, ड्यूअल यस एस्पेक्ट्स। ओके, अप टू ड्यूअल एस्पेक्ट्स तक हम लोग कर चुके हैं सर। बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, बहुत वाइटल। अगर किसी का भी मिस है, प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, एक बार मेरे से याद करके लेना और इसको कर डालो सर। जल्दी जल्दी नक्की कर लो। कॉन्सेप्ट जितना जल्दी नक्की करोगे उतना जल्दी जल्दी समझ पाओगे अकाउंट्स का राज क्या है। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक सीक्रेट होता है, तो ये अकाउंट्स का सीक्रेट एरिया चल रहा है कि जो अकाउंट्स हम लोग देख पाते हैं कंपनी का या बिजनेस का, उसका जो सीक्रेट है वो सीक्रेसी यहाँ पर है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट में आज मैं बात करूंगा ना सर, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड मेटेरियलिटी। अरे क्या मैं सही बोला? यस सर, यही हुआ सर। ओके सर। तो जिन लोगों का पुराना क्लास मिस है, थोड़ा सा प्लीज कर लिया करो। मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ, जैसे शीर्षों को बोलूंगा, ठीक है। अगर कोई और है तो उन्हें भी बोलूंगा, अगर बाई चांस मिस किया था पर नहीं कर पाया था, साक्षी, ठीक है। अच्छा, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दीज आर एकदम प्रैक्टिकल लेवल में, नॉट जस्ट कि कोई थ्योरी तो ये है नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर समझ पाओगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल में पड़ जाओगे। ओके सर। तो लास्ट दिन हम लोग डुअल एस्पेक्ट्स में बात कर चुके हैं। अच्छा, एक इलस्ट्रेशन घर में करने के लिए बोला था, ट्राई किया था आप लोगों ने? यस ट्राई किया था आप लोगों ने? ये वाला इलस्ट्रेशन मैंने आप लोगों को घर में ट्राई करने के लिए बोला था। आपको इस इलस्ट्रेशन में पूछा था कि डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। किस किसने ट्राई किया था? नोट्स तो सभी के पास है, सभी ने ट्राई किया था क्या? अरे बोलो सर। विश्वजीत तो हाँ बोला, बाकी लोगों को भी पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। ट्राई किया था आप लोगों ने? ओके सर। तो समझ में आया था क्या? ओके ठीक है, अगर समझ में आया था तो भी बढ़िया है, अगर नहीं आया था तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बना है, एक्चुअली दीज आर दी, मतलब ये जो अकाउंटिंग इलस्ट्रेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इलस्ट्रेशन बेसिकली आया है सर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। तो मैं एक बार फिर से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डील करूंगा ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कैसे बनाना है। सर कॉन्सेप्ट का नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आप लोग नाम तो सुने होंगे सब, डुअल एस्पेक्ट, या फिर अकाउंट्स में एक बड़ा ही जबरदस्त नाम यूज होता है, डबल एंट्री। क्या नाम यूज होता है सर? डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग। इवन मार्केट में जब किताब खरीदने जाते हो स्कूल लेवल में, हाँ सर, 11 स्टैंडर्ड्स में, 12 स्टैंडर्ड्स में, तो किताब का नाम क्या लिखा होता है? डबल एंट्री, डबल एंट्री। डबल एंट्री बुक कीपिंग, ऐसे ही नाम लिखा होता है। जैसे देखो मैं लिखूंगा, ऐसे नाम मुझे दिखाई देगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग। देखो आईएससी बोर्ड का एक किताब का एग्जाम मुझे दिखा रहा है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर अमेजन में ही क्लिक कर देता हूँ तो मुझे भी वही दिखाएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग, टी.एस. ग्रवाल, बहुत फेमस किताब है, ठीक है। तो क्यों डबल एंट्री नाम क्यों रखते हैं सर ये सब किताब के पीछे? हाँ, डबल एंट्री रखने के पीछे इतना बड़ा यार क्या कारण है कि एक छोटा सा लाइन जो किताब का नाम बन जाता है, सिंपल अकाउंट्स बोल देता, हाँ अकाउंटेंसी बोल देता, डबल एंट्री बुक कीपिंग ऐसा नाम क्यों रख दिया सर? हाँ, अरे नाम तभी होना चाहिए ना जब उसका कुछ काम होता है, यस और नो? यस सर। यस है ना? सर। जैसे आपका नाम भी कोई काम होगा, आप भी काम मतलब उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट करके बताओ, ठीक है सर।
लेकिन यहाँ पर पहले अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बना है, उसके बाद उसका नाम तय किया गया है, मतलब वी डिसाइड द नेम ऑफ दिस। जैसे अकाउंट्स का जो नाम बना गया है उसको पहले हम लोगों ने देखा कि भाई क्या अकाउंट्स है, ठीक है, उसके बाद ही अब इसका एक स्टोरी है। सर स्टोरी कुछ ऐसा है, सर आप लोग लूका पैसियोली का स्टोरी मेरे से सुने थे? यस सर। लूका पैसियोली कौन है सर? लूका पैसियोली सर जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का इन्वेंट किया। वेरी गुड सर। लूका पैसियोली इज अ famous Italian mathematician, okay, and as well as accountant. नाम सुना है आप लोगों ने? ऐसा देखने में है सर, ठीक है। लूका पैसियोली इज अ फेमस अकाउंटिंग एंड मैथमेटिशियन, स्पेशली मैथमेटिशियन है, बाद में इन्होंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को भी बेसिकली करेंट मॉडर्न वर्ल्ड में इसको पॉपुलर किया, बेसिकली इन्होंने पॉपुलर किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि उससे पहले अकाउंट्स होता नहीं था, बिफोर दैट हमारे इंडिया में चाणक्य के टाइम पे भी अकाउंट्स का बहुत यूज होता था, बट मॉडर्न डे में वो वाला पॉपुलरिटी था नहीं। बट लूका पैसियोली ने मॉडर्न डे में इटली का फेमस बिजनेसमैन है, आप देख सकते हो, इट्स अराउंड 1447। सर स्टोरी क्यों सुना रहे हो? अरे इसे जानना जरूरी है कि नहीं है? तो फ्रा लूका बर्तलोमियो दे पैसियोली, ओके, ऐसे स्पेनिश टाइप का नाम है ना। इटालियन मैथमेटिशियन, फ्रांसिशियन फ्रायर, कोलैबोरेटर ऑफ लियोनार्डो दा विंची। अच्छा, लियोनार्डो दा विंची के साथ कोलैबोरेट में काम करते थे। लियोनार्डो दा विंची को तो जानते हो आप लोग? हाँ सर, इज एन अर्ली कंट्रीब्यूटर टू द फील्ड नाउ नोन एज अकाउंटिंग, ठीक है। मतलब जिसको आज हम लोग अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, उस अकाउंटिंग में उन्होंने फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूशन किया था, मतलब वेरी अर्ली कंट्रीब्यूटर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम की कैसे बिजनेस का हिसाब किताब करना चाहिए। इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग भी कहा जाता है इन यूरोप, and he was the first person to publish a work on the double entry system of bookkeeping. आप समझ रहे हो सर? He is the first person to publish a work on the double entry system of bookkeeping. ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर फर्स्ट किताब जो दुनिया में मिला है मॉडर्न डे में, वो इनका है, ठीक है। ऐसे हमारे देश में थोड़ा कहानी और पुराना है। ऐसे आप लोग, मैं बोला था आप लोगों को कि अर्थशास्त्र जो हमारा चाणक्य का लिखा हुआ है, जानते हो सर? आचार्य चाणक्य, यस सर। है ना। ये देखो सर, अगर आप इस किताब में भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ये सिर्फ अर्थशास्त्र का मतलब हमारे यहाँ पर इंडिया में इज अ स्ट्रेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी। कौटिल्य is also identified as Vishnu Gupta. Chanakya is traditionally called the author of the text. The latter was scholar of Takshila, teacher, guardian of Emperor Chandragupta Maurya. ऐसे बहुत पुराना बात है, मतलब तब ये लूका पैसियोली तो ये 500 साल पुराना बात है, और मैं जो बात कर रहा हूँ ये 500 BC का बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से और 300-400 इयर्स बैक, ठीक है। तो हमारे कंट्री में भी अकाउंट्स वगैरह का बहुत जबरदस्त यूज होता था, जो अर्थशास्त्र में उन्होंने बोल के गया था। बट सिर्फ बहुत प्रिमिटिव बातें हैं ना। कब चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य सर? बिफोर क्राइस्ट, बीसी, मतलब 2021 तो जीसस क्राइस्ट का उम्र हो गया, मतलब अगर रहते तो उनसे भी 300-400 साल पुराना बात कर रहा हूँ। तो तब इंडिया में ये देखो सर, आप देख सकते हो यहाँ पर। सर क्यों आप इंडिया का वाला बात क्यों करते हो सर? ऐसा ना समझ में आए लोगों को कि सारा का सारा चीज हम लोग वेस्टर्न कंट्री से कॉपी किए, ये फीलिंग मुझे बहुत बेकार लगता है। लोगों को पता नहीं है और सबको लगता है दुनिया में सब कुछ वेस्टर्न कंट्री सिखाते हैं। अपने कंट्रीज के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है, जो एडम स्मिथ ने आज कहते हैं, ये इसके बारे में अर्थशास्त्र में बोला हुआ है सर, साइंस ऑफ वेल्थ के बारे में, आप समझ रहे हो। बट द बुक्स हैज अ ब्रॉडर स्कोप, इट इंक्लूड्स बुक्स ऑफ द नेचर ऑफ government, civil and criminal court system, ethics, economics, market and trade, methods of screening ministers, diplomacy, theory on war, nature and peace, the duties and obligation of a king, सब कुछ के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ था। सर अकाउंट्स के बारे में, अरे सर इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है, इको के अंदर आ जाएगा, ठीक है, दिस इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा अकाउंट्स का एरिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि क्यों मैंने इंडिया वाला बात कर दिया। चलो सर कोई बात नहीं, बात तो अभी इंडिया वाला बात कर नहीं सकते, लेकिन मेरे को बड़ा इच्छा होता है कि आप लोग इंडिया के बारे में जानो, इसलिए मैं बीच बीच में बोलूंगा, आप लोग गुस्सा मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि देश के बारे में जानना मुझे लगता है ये हर भारतवासी का जरूरत है। हमें ऐसा ना फीलिंग आना चाहिए कि हर चीज वेस्टर्न कंट्रीज सिखाया है। वेस्टर्न कंट्रीज को जब कपड़ा पहनना भी नहीं आता था ना, हम लोग तब से सिविलाइज्ड बने हैं, और ये हमारा बदकिस्मती है, मतलब दिस इज आवर बैड, मतलब क्या बोलो सर, बैड फेट बोल सकते हो आप, कि हम लोग अपना चीज भूल गए, हम लोग उनका गुलामी सह लिए, और गुलामी इतना सहने का आदत हो गया कि हम लोग अपना चीज भूल गए। तो ये जरूरी नहीं है, आपको हमारा चीज फिर से वापस लाना जरूरी है, ठीक है, तभी जाके इंडिया फिर से महान बनेगा सर।
किसी का कॉपी पेस्ट करके कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आगे बढ़ना है तो अपना चीजों को एक नया रूप में डालना जरूरी है। ठीक है सर, ज्ञान मत देना, चलो सर आगे बढ़ते हैं। ओके सर, तो लुका डी बोर्गो आफ्टर हिज बर्थ प्लेस बोर्गो एंड प्रेजेंसी, इन्होंने ये एक अकाउंटेंसी को पॉपुलर बनाया। तो यही पॉपुलैरिटी आज हमें पढ़ना पड़ रहा है सर। ठीक है, तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों के साथ चर्चा किया था। मैं फिर से एक बार चर्चा को इसलिए करूंगा बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड वंस अगेन दिस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो जल्दी जल्दी बताना सर, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में भी चर्चा किया था, तो मैं आपको फिर से एक बार इसको रिपीट करा रहा हूँ। हाँ सर, क्यों सर? देखो ना क्या प्रॉब्लम है, इट इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अदर एसेट्स। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट घट सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, दिल से समझो, दिमाग लगा के भी समझो और बात का गहराई को समझो। बिजनेस के बारे में अकाउंट्स किस चीज का होता है? बिजनेस के लिए होता है ना सर? अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट बिजनेस। और जब बिजनेस के लिए अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत होता है तो ये एसेट लाइबिलिटी का क्या खेल चलता है। यहाँ पर एक सिंपल डुअल एस्पेक्ट्स में बता रहे हैं सर। डबल एंट्री बुक कीपिंग में, ऐसे डबल एंट्री बुक कीपिंग का एक सिंपल सा फंडा है कि जो लोग जर्नल करके आए हो, ठीक है, जो लोग जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़े हो या फिर मेरा भी क्लास किए हो, जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं सर, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। यस और नो सर? यस फॉर ईच डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड फॉर ईच क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। यस और नो सर? डेबिट का यस क्रेडिट है और क्रेडिट का डेबिट है। और ये जो डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट, ये कुछ न्यूटन का थर्ड लॉ जैसा नहीं लगता है? यस सर। यस है ना? न्यूटन का थर्ड लॉ जैसा नहीं लगता है? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है सर? आप ही लोग बताओ मुझे, मैं भूल जाता हूँ। बोलो, एक जन बोलो, कोई भी एक जन बोलो, एवरी शीर्षो बोलो। हाँ बोलो, शीर्षो का आवाज आ रहा था मोस्ट प्रोबेबली। बोलो, Every action has a reaction. एवरी एक्शन हैज द सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Same and opposite reaction. यस सर, सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वेरी गुड, विश्वजीत भी वही बोल रहा था। विश्वजीत तू हर बार बोलता है इसलिए मैं तेरे को थोड़ा चुप करा दिया। विश्वजीत तो गुस्सा कर रहा है, कर ले गुस्सा, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अच्छा ठीक है, तेरे को तो सिर्फ हम ही लोग चुप करा सकते हैं और कोई चुप कराता नहीं है तेरे को। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट का ये हुआ कॉन्सेप्ट। मतलब हर चीज का, जैसे सिंपल बात है, बिजनेस में कैश लाते हैं तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब इसका रूल तो जर्नल में मैंने सिखाया था, अब मैं फिर से जब जर्नल कराऊंगा या फिर से जब इसका यूज होगा आपको और ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। कैश अकाउंट को अगर डेबिट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं सर? बोलो, क्रेडिट ये किस बात का जर्नल एंट्री कर रहा है मैं? हाँ, कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस या बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, है ना? जब बिजनेस में कैश आता है तो कैश को डेबिट किया जाता है बिकॉज कैश हमारा एसेट्स है, और एसेट्स एज पर मॉडर्न रूल, एज पर गोल्डन रूल, कैश कमिंग इन होता है तो डेबिट होता है, और कैपिटल इज योर कैपिटल एंड व्हेन बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज करता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। एज वेल एज अगर आप गोल्डन रूल में भी समझो तो पर्सनल अकाउंट में कैपिटल में क्या होता है कि डेबिट दी गिवर एंड क्रेडिट, सॉरी, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। तो जिसका बिजनेस है वो बिजनेस में कैपिटल दे रहा है तो वो गिवर है तो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, ये सब जर्नल का पॉइंट है, मैं अभी जर्नल में बात नहीं करूंगा। मैं तो बस आपको इतना करेंटली बोलने का कोशिश कर रहा था कि ईच एंड एवरी डेबिट ऑलवेज हैव सेम एंड ऑपोजिट क्रेडिट। ठीक है, तो ये डेबिट क्रेडिट का रिलेशनशिप यही है जो इस डबल एंट्री सिस्टम को जन्म देता है। अब इसके पीछे का रीजन कुछ ऐसा है, सर आप म्यूट कर दिए हैं क्या? सर आवाज नहीं आ रहा है। सर सेकंड रुको, म्यूट हो गया था। किसने म्यूट किया था सर? ये रुको, तो तुम लोगों में से कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है? आप खुद किए थे सर। मैं खुद कैसे करूंगा? ये तुम लोगों का बदमाशी हो सकता है, तुम लोग कंप्यूटर्स के अंदर से भूत बन के कर रहे हो। रुक जाओ रुक जाओ,
कहाँ से लास्ट कहाँ तक सुन पाए थे आप लोग? हाँ सर, क्या मेरा आवाज अभी भी नहीं आ रहा है सर? हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। साउंड आ रहा है मेरा? हाँ सर। ओके, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लास्ट कहाँ तक सुन पाए थे? The journal. सर कैश अकाउंट कैपिटल वहां तक। अच्छा, उसके बाद नहीं सुन पाए थे, ठीक है। तो मैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का जो अलग अलग पॉइंट है उसमें एक बार फिर से इसलिए बात कर रहा हूँ कि कहते हैं सर, इट इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अदर एसेट्स। मतलब बिजनेस में क्या होता है कि आप एसेट लाते हो, एक एसेट लाओगे तो दूसरा एसेट कम हो जाएगा, जैसे कि वेट कर जाओ, अभी बता देते हैं। सेकेंड पॉइंट बताते हैं कि इट इंक्रीज एन एसेट, आप एसेट को इंक्रीज करोगे बिजनेस में, साइमल्टेनियसली आपका लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा। सर कैसे? वेट कर जाओ। सर इट डिक्रीज वन एसेट एंड इंक्रीज अनदर एसेट, एक एसेट डिक्रीज करेगा, दूसरा एसेट को इंक्रीज करेगा। इट डिक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अ लायबिलिटी, alternatively it increase one liability, decrease other liability. It increase a liability, increase an asset. It decrease liability, increase other liability, and it decrease liability and decrease an assets. ये सारा का सारा खेल डुअल एस्पेक्ट के कारण होता है। सर ये जो डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पर हर बात में, हर ट्रांजैक्शंस में दो दो कॉन्सेप्ट खेल गया ना सर? प्लीज एक बार देखो, ये जो खेल हुआ यहाँ पर, एक एसेट के साथ दूसरा एसेट, तो दो कॉन्सेप्ट हो गया ना, डुअल कॉन्सेप्ट हो गया कि नहीं? एक एसेट के साथ लायबिलिटी, अगेन डुअल बात। अब ये डुअल को प्रूव भी मैंने लास्ट क्लास में किया था आप लोगों को, मैं फिर से प्रूव करने का कोशिश इसलिए करूंगा बिकॉज मुझे आज कुछ और समझाना है आपको, तो वही समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, आपके सामने बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है सबको? हाँ। यस सर। ओके, अब देखो सर, बैलेंस शीट के अंदर क्या है, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। ये तो मतलब पॉपुलर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि हम लोग लायबिलिटी प्लस कैपिटल को इधर लिखते हैं और एसेट साइड को हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है? मैं अभी वो सब नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिंपल आपको एक सिंपल ट्रेडिशनल बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ आपको टी शेप में। इस ट्रेडिशनल बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? कैपिटल दिख रहा है सर 1,50,000 का, बैंक लोन दिख रहा है 75,000 का, अदर लोन दिख रहा है 75,000 का, एसेट्स में आपका मशीनरी है एंड कैश भी आपका एसेट है 1 लाख का, 2 लाख और 1 लाख करके। तो ओवरऑल आपका दोनों साइड का टैली करके 3 लाख हुआ है। ये तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। अब सर करना क्या है? सर कुछ नहीं है, बस ट्रांजैक्शंस होगा और उसका डुअल एस्पेक्ट समझना है। ट्रांजैक्शंस होगा और उसका डुअल एस्पेक्ट को फटाफट देखना है। जल्दी बताना सर। एक न्यू मशीन परचेज होता है 50,000 इन कैश में, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के कारण आपका बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आ सकता है? एक न्यू मशीन परचेज करोगे 50,000 कैश देके, तो आपके बैलेंस शीट में कुछ बदल होगा क्या? हाँ सर? सर कैश मेरा 50,000 चला जाएगा और मशीन मेरा 50,000 से बढ़ जाएगा। वेरी गुड सर। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? जब आपका बैलेंस शीट करेंटली दिस सिचुएशंस में है और इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में जब आप मशीन परचेज करोगे, मशीन परचेज कर रहे हो कैश में, तो कैश इज आल्सो योर एसेट एंड मशीन इज आल्सो योर एसेट। बट व्हेन यू परचेज अ मशीन, इसका मतलब हो गया कि आपका मशीन 50,000 में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और आपका कैश 50,000 में डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। ये सुनो सर, Yes, sir. है ना? लेकिन सर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में आपके लायबिलिटी में कुछ हुआ क्या? नो सर। लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये जो डुअल एस्पेक्ट्स हुआ, ये एसेट्स के बीच में हुआ। एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट डिक्रीज हुआ। वेरी गुड सर। तो अगर आप बैलेंस शीट को न्यूली बिल्ड करते हो, ये रीवैल्यूड बैलेंस शीट है, ठीक है? ये रीवैल्यूड बैलेंस शीट है, इसमें आपका चेंजेस देखो सर। आपका कैश 1 लाख से 50,000 हो गया, आपका मशीनरी 2,50,000 हो गया, है ना? और आपका कैपिटल वगैरह जैसा था वैसा ही है, लेकिन सर आपका टोटल जो 3 लाख का वैल्यूएशन दोनों साइड में है, वो दोनों साइड ही 3 लाख है। और ये एसेट और लायबिलिटी मैच करना जरूरी है। ये तो हम लोग इक्वेशंस जब कराते हैं तभी बताते हैं कि क्यों बैलेंस शीट टैली करना जरूरी है। वेट कर जाओ सर, मैं सारा का सारा पॉइंट फिर से डील करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको डुअल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि क्या यहाँ पर डुअल एस्पेक्ट के कारण चेंजेस तो देखने को मिला आपको, है ना? ट्रांजैक्शन एक है, पर उस ट्रांजैक्शन के कारण जो इफेक्ट है वो दो तरह का इफेक्ट हुआ है।
इंक्रीज इन मशीन वैल्यू एंड डिक्रीज इन कैश बैलेंस बाई 50,000। मशीन का वैल्यू डिक्रीज हो गया और कैश का बैलेंस भी 50,000 में डिक्रीज हुआ और मशीन का वैल्यू 50,000 से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हुआ सर? यहाँ पर देखो कौन सा रूल फॉलो हो गया डुअल एस्पेक्ट का? इट increase one asset and decrease the other asset. और point 3 also it decrease one asset and increase another asset. Yes, sir. yes ना? तो point 1 and 3 फुलफिल हुआ ना सर कि किस तरह से डुअल एस्पेक्ट काम करता है। अब मैं दूसरा पॉइंट में बात करता हूँ। क्वेश्चन बी देखो सर, ट्रांजैक्शन बी देखो। बिजनेसमैन ने क्या किया, एक न्यू मशीन परचेज किया 50,000 में, वो भी क्रेडिट पे। कैश इज टू बी पेड लेटर ऑन। आपने एक न्यू मशीन लिया, उसके कारण आपने 50,000 पे किया। पॉइंट टू बी नोटेड सर, न्यू मशीन परचेज फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट एंड कैश इज टू बी पेड लेटर ऑन। तो 50,000 का मशीन ले रहे हो, लेकिन उसके बदले कैश अभी पेमेंट नहीं करोगे। 50,000 का मशीन तो ऐड हो जाएगा और बाकी क्या होगा सर? Credited for machinery 50,000. सबको समझ आ रहा है? क्रेडिटर फॉर मशीनरी मतलब मशीनरी का जो क्रेडिटर है, ये अदर लोन, ये भी क्रेडिटर मतलब क्या? आपका लाइबिलिटी, मतलब जिनको आपको पेमेंट करना होगा, है ना? अरे सर क्रेडिट में कुछ लेके आओगे, उधारी में कुछ लेके आओगे तो पेमेंट तो करना होगा। तो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिटर? इसको सिंपल अगर मैं बोलूं तो क्रेडिटर आपका 50,000 में इधर एक्स्ट्रा हो जाएगा। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. है ना? तो हर चीज का दो इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना सबको। ट्रांजैक्शन एक है पर इफेक्ट दो है, और ये जो इफेक्ट दो है दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब देख लो, देखो सर, यहाँ पर क्रेडिटर मशीन्स में 50,000 ऐड हुआ और यहाँ पर कैपिटल के मतलब लाइबिलिटी साइड में अदर क्रेडिटर फॉर मशीनरी 50,000 में ऐड हो गया। दोनों साइड टैली 3,50,000 का हो गया। ये बैलेंस का टैली कमा बड़ा हो सकता है बट दोनों साइड सेम होगा। मतलब अगर प्रॉपर आपके पास सारा का सारा डेटा है 3 लाख 3.5 लाख हो सकता है, बट अगर 3.5 लाख लाइबिलिटी साइड 3,50,000 होगा तो एसेट साइड भी 3,50,000 होना जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा खेल यही है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ तो कुछ मैचिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके बारे में हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया सर, मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये आपका रूल नंबर 2 एंड 6 को फॉलो कर रहा है। रूल नंबर 2 एंड 6 मतलब यहाँ पर आपका मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब एसेट इंक्रीज कर रहा है। चलो देख लो, रूल नंबर 2, इंक्रीज इन एसेट साइमल्टेनियसली इंक्रीज लायबिलिटी। 50,000 का लोन क्रिएट किया आपका। और रूल नंबर 6, इट इंक्रीज द लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट्स। बोलो सर, क्लियर है रूल नंबर 2 एंड 6? Yes, sir. ओके सर, ये सब लास्ट क्लास में भी बोला था तो फिर क्यों बोल रहे हो सर फिर से? अरे रुक जाओ सर, कुछ तो रीजन होगा तभी तो बोलता हूँ। ओके सर, पॉइंट सी, कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। कैश पे किया, बैंक लोन था आपका कुछ, ठीक है, उसके लिए आपने पेमेंट कर दिया कैश से, लोन रीपे करने के लिए। टू रीपे योर लोन। सर कैसे पता चला आपको लोन है? अरे सर देखो तो सही, आपका लोन है कि नहीं बैंक का? Yes. Yes, sir. 75,000 का बैंक लोन है ना, आपका बैलेंस शीट आपको दिखा रहा है। इस 75,000 का बैलेंस शीट को 75,000 का जो लोन है, इस पर्टिकुलर लोन को रीपे करने के लिए यू यूज 50,000 कैश। अब न्यू बैलेंस शीट क्या होगा? सर कैश में 50,000 से लेस हो जाएगा और बैंक लोन भी 50,000 से लेस हो जाएगा। वेरी गुड सर, आपका एसेट, कैश इज योर एसेट ना सर, तो आपका कैश 50,000 में लोअर लेस हो जाएगा, ठीक है, और आपका बैंक लोन भी 75,000 से 50,000 से लेस हो जाएगा। सिंपल बात है, लेकिन से दोनों एस्पेक्ट काम किया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका बैलेंस शीट का न्यू बैलेंस शीट देखो, न्यू बैलेंस शीट देख लो, न्यू बैलेंस शीट ये वाला देख लो सर। देखो सर 1 लाख का कैश था, 50,000 हो गया, और लोन आपका 75 का था, 50,000 से चला गया तो 25 का हो गया। अल्टीमेटली आपका बैलेंस शीट दोनों साइड 2,50,000 का हो गया। बोलो सब, समझ में कुछ आया? अब रूल नंबर 4 एंड 8 में चलते हैं। डुअल एस्पेक्ट्स का रूल नंबर 4 एंड 8 हर चीज का, हर ट्रांजैक्शंस में आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा सर। रूल नंबर 4, डिक्रीज वन एसेट, एक एसेट डिक्रीज करेगा, जैसे कि कैश डिक्रीज किया, साथ में लायबिलिटी वो भी डिक्रीज किया ना, आपका लोन रिपे हुआ। 8 में भी वही बात, डिक्रीज लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट।
लाइबिलिटी भी डिक्रीज किया, मतलब आपका लोन आपका लाइबिलिटी है वो भी डिक्रीज किया, और आपका कैश आपका एसेट है वो भी डिक्रीज किया। आई होप सर आप सभी को समझ में आ रहा है। कोई है सर जिसको समझ नहीं आ रहा है? हाँ सर, ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड रेज्ड बैंक लोन ऑफ ₹50,000 टू पे ऑफ अदर लोन। आपने लोन रेज किया, मतलब न्यू लोन रेज किया, ओके, टू पे ऑफ अदर लोन, मतलब एक लोन को रीपे करने के लिए, ठीक है, जैसे 75,000 का लोन को रीपे करने के लिए आपने और 50,000 का लोन लिया, क्या करना चाहिए? तो बैंक लोन 15,000 ऐड हो जाएगा और अदर लोन में माइनस हो जाएगा। बैंक लोन 50,000 में ऐड हो जाएगा और अदर लोन 50,000 में डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड सर, मतलब एक लाइबिलिटी को कम करने के लिए दूसरा लाइबिलिटी को इंक्रीज करना, यही है ना पॉइंट, टू डिक्रीज वन लाइबिलिटी। यस सर। हाँ, एक लाइबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए दूसरा लाइबिलिटी को इंक्रीज करना, ठीक है, तो यही पॉइंट आपका यहाँ पर हुआ। तो चलो देख लेते हैं इसका इफेक्ट क्या हुआ है, ये वाला ना। यस, देखो सर, आपका अदर लोन 75 का था, 25 का हो गया, बिकॉज आपने 50,000 का लोन, जो 75,000 का बैंक लोन था, तो 75 प्लस 50 करके आपका करंट बैंक लोन 125 का हो गया। आपका अदर लोन 75 का था, 50,000 माइनस कर दिए, तो करेंटली आपका लोन 25 का हो गया। एसेट में इस बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन दोनों साइड को टैली करो, आपको दोनों साइड में 3 लाख दिख जाएगा। मैजिक की तरह काम करता है सर, एकदम अकाउंट्स एकदम मैजिक की तरह काम करता है ड्यूअल एस्पेक्ट के थ्रू से, डबल एंट्री बुक कीपिंग के कारण। अब ये जो डबल एंट्री के कारण, ये जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट होता है, बट मैं करंटली आपको डेबिट क्रेडिट नहीं सिखा रहा हूँ सर, वो तो मैंने रिसेंटली आप लोगों को सिखा के आया, डेबिट क्रेडिट, दिमाग खराब कर दिया था आप लोगों का। लेकिन अब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब इसको इफेक्ट में देखते हो, हर ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट को देखते हो, क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा होता है कि हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इस तरह से। आई होप यू अंडरस्टैंड सर ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है, रिविजन करके भी आपको मजा आ गया होगा, या चलो सर रिकॉल हो गया, ठीक है सर। तो अगर रिकॉल हो गया ये पॉइंट, ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। क्या बताना है, ध्यान से देखिएगा सर, क्या मुझे बताना है आपको। कहते हैं सर एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हैज 2 एस्पेक्ट्स। दुनिया में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है, जितना बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, हर ट्रांजैक्शंस का ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं जिसका ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं है। मतलब सर, हाँ सर, न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह में अप्लाई होगा। दिस गिव्स बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा 2-3 क्लास है सर अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे, जहां पर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को सॉल्व करने के लिए 3-3 क्लास लगा देते हैं। इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं इक्विटी इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, या फिर ऐसे भी बोला जाता है इक्विटी इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। इक्विटी मींस यहाँ पर आप कैपिटल बोल सकते हो, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। यहाँ पर इक्विटी को थोड़ा और डिटेल्स में बात करें, इक्विटी को और क्या क्या कहा जा सकता है सर? इक्विटी का मतलब तो बताओ। अरे सर, इक्विटी का मतलब होता है कंपनी का ट्रू कैपिटल, कंपनी का ट्रू कैपिटल, या फिर ट्रू ओनर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उनको कंपनी का ओनर कहा जाता है। सर कहाँ पर यूज होता है इक्विटी वर्ड? अरे वेट कर जाओ सर, सब दिखाएंगे। बेसिकली इक्विटी मीन्स कैपिटल, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। और कैपिटल किसका होता है? कैपिटल किसका होता है? ओनर का। थैंक यू सर, इसीलिए मैं इसको ट्रू ओनर बोला। इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रू ओनर कहा जाता है, इक्विटी शेयर वाले को ट्रू ओनर कहा जाता है। जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस का प्रोमोटर है, कैपिटल उसका होता है। लेकिन इक्विटी को थोड़ा और गहराई में बात करें तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, मतलब इक्विटी के साथ अगर आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को ऐड कर देते हो, करेंट लायबिलिटी को ऐड कर देते हो, और उसको इक्वल्स टू कहा जा रहा है सर फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। मीन्स यहाँ पर बात कुछ ऐसा हो गया, ये इक्विटी लायबिलिटी को बेसिकली यहाँ पर और थोड़ा सा ओपन किया गया, मतलब और थोड़ा सा स्प्लिट किया गया लायबिलिटी को, ठीक है। मतलब यहाँ पर लायबिलिटी था ना, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। अब नाउ एसेट भी कितना तरह का हो सकता है, थोड़ा देखना सर, मैं आपको अभी इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको और मजा आ जाएगा, वेट कर जाओ। इक्विटी जहां है वही है, बट इस लायबिलिटी को आप 2 हिस्सों से बांट दो, एक आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और दूसरा आपका हो गया करेंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, करेंट मतलब विद इन ईयर, ठीक है। दो तरह का लायबिलिटी बिजनेस क्रिएट करता है। एक शॉर्ट टर्म में आपका कुछ लोन वगैरह है उसको रिपे करना है,
और एक लॉन्ग टर्म में आपका कुछ लोन वगैरह है जो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक जा सकता है। एसेट्स का भी वैसा ही बात है, कुछ एसेट्स है जो आपको विद इन 1 ईयर में मिल जाएगा, ठीक है, विद इन 1 ईयर में आपको मिल जाएगा, या फिर विद इन 1 ईयर में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जिस एसेट्स को आप विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उसको करंट एसेट नॉर्मली कहा जाता है। और फिक्स एसेट्स मतलब जिसको इतना जल्दी आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो मोर देन अ ईयर, 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर लाइफ लॉन्ग भी जा सकता है, ठीक है, उसको फिक्स एसेट्स कहते हैं, ठीक है। अब बात को समझना सर, बिजनेस में इक्विटी प्लस लायबिलिटी होता है, उसका मतलब इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, और एसेट मींस फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, एंड लायबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। सिमिलरली इस पर्टिकुलर पॉइंट को और एक तरह से भी समझा जा सकता है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म, सिंपल मैथ्स हो रहा है ना सर अलजेब्रिक फॉर्म में, अगर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल्स टू व्हाट, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट, यहां से फिक्स्ड एसेट्स को ले लो, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दिस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को इधर बाहर कर दोगे और यहाँ पर से अगर आप ये इक्वल्स के इधर है ना, तो अगर आप इस पर्टिकुलर लायबिलिटी को अगर आप इधर लेने आओगे तो प्लस के इधर आ जाएगा इक्वल्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे सिंपल है ना, जब ये वाला इधर आया, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को इधर ले लिए, फिक्स्ड एसेट्स तो इधर ही था और करंट एसेट्स अपना इधर ही है, बस लायबिलिटी को ये वाला प्लस को इधर ला दिए तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल अलजेब्रा है ना सर, तो बस वही हुआ है। लेकिन ऐसे ही नहीं हो गया, रीजंस भी है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं इक्विटी इक्वल्स टू, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इक्विटी इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। सर ये वर्किंग कैपिटल अभी आपको इतना जरूरी नहीं है, मतलब इस वर्किंग कैपिटल के बेसिस में जब आप लोग इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल में आओगे तो वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के एक टॉपिक आएगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट आएगा, वहां पर आपको वर्किंग कैपिटल पढ़ना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज बिजनेस का ये जो कैपिटल है ना, ये बिजनेस का डे टू डे बिजनेस करने के लिए जरूरी मतलब कैपिटल है, जिसके ऊपर बेस करके बिजनेस अपना डे टू डे बिजनेस चलाते हैं। उसके लिए बैंक लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, इसके लिए वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ता है। अगर आप लोग यूट्यूब में तो वो सब कोई देखना सर, मैं बीच बीच में ऐसे करेंटली चल रहा है मेरा फाइनेंस के क्लास में वर्किंग कैपिटल, तो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप कभी अगर हो सके तो 1-2 क्लास अगर आप गो थ्रू कर सकते हो वर्किंग कैपिटल के बारे में, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इफ यू वांट, ठीक है। तो करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को हटाओगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा, और जो वर्किंग कैपिटल बिजनेस का डे टू डे कैपिटल है, जिसके लिए बैंक फाइनेंस के लिए भी उसको अप्लाई करना पड़ता है। चलो सर दैट्स अ डिफरेंट मुद्दा, बट पॉइंट टू बी नोटेड सर, अल्टीमेटली आपका इक्विटी क्या हो गया, आपका इक्विटी मींस फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, एंड वर्किंग कैपिटल से माइनस क्या करोगे, ये जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ना, इसको माइनस करोगे। तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल से अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को माइनस करते हो तो जो बचता है वो इक्विटी का ही बचता है। मतलब व्हाटएवर एसेट्स यू हैव, whatever capital you add and whatever liability you have, you should minus this, and whatever you left with, that is the equity shareholder का share। इतना बड़ा इक्वेशन बन जाता है सर बिजनेस में, लेकिन सर कुछ समझ नहीं आया है ना सर, ऐसा लग रहा है कि सर रटना पड़ेगा। एक्चुअली सर ये तो रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, अब इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, वेट कर जाओ सर, मैं सभी चीज आपको रियल में दिखाऊंगा। बट बिफोर दैट ये एक आपके पास इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन को एक बार मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। देखो सर, डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ध्यान से सुनना, ये एक बिजनेस है, ठीक है, इस पर्टिकुलर बिजनेस में, अरे सबको दिखाई दे रहा है ना, अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। ठीक है, मार्च 31 2019 एंड मार्च 31 2020 2 साल का डेटा है आपके पास, ठीक है। आपको कैपिटल देके रखा, इसका कैपिटल देके रखा, इसका कैपिटल मिसिंग है, 12% बैंक लोन है, मतलब बैंक का जो लोन आपने लेके रखा उसका इंटरेस्ट है 12%, सिंपल बात है। इसका 1 लाख, इसका 1 लाख। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है सर, एनीवन? ट्रेड पेबल मतलब बिल पेबल लायबिलिटी, नॉट बिल्स पेबल भी बोल सकते हो, ट्रेड पेबल मींस क्रेडिटर है ना बेसिकली, मतलब आपको पेमेंट करना है। यस सर। इन सिंपल आपका ट्रेड पेबल का मतलब होता है आपका क्रेडिटर, मतलब जिनसे आपने कुछ भी खरीदा है बट पेमेंट नहीं किया, बेसिकली बिजनेस का प्रोडक्ट, ओके, मतलब जिनसे रॉ मटेरियल लेके आप अपना बिजनेस को रेडी करते हो, जिनसे रॉ मटेरियल लेके, मतलब आपका सप्लायर है प्रोडक्ट का। जैसे दुकानदार, कोई भी दुकानदार दुकान का सामान बेचता है तो कोई तो होगा ना जो उसको सप्लाई करता है,
तो सप्लायर का पैसा अगर बाकी है तो उसको ट्रेड पेबल बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। सप्लायर का पैसा अगर बाकी है तो उसको ट्रेड पेबल बोला जाता है। जितना सिंपल समझो उतना बढ़िया, जितना सिंपल समझो उतना बढ़िया। सर फिक्स्ड एसेट मतलब बिजनेस का फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, दोनों में देके रखा है। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कौन सा? डेटर, कस्टमर या डेटर, बट जिनसे पैसा बाकी है। कस्टमर वो कस्टमर, उनको वो कस्टमर उसको डेटर कहा जाता है। कौन सा कस्टमर को डेटर कहा जाता है? क्या हर एक कस्टमर डेटर होगा? नो सर, जो मेरे से सामान लिया लेकिन पैसा नहीं दिया है। थैंक यू सर। हर कस्टमर डेटर नहीं हो सकता। जो कैश में कस्टमर रहता है ना, जो कैश पेमेंट करके सामान लेके जाते हैं, उनको डेटर नहीं बोल सकते। डेटर उसको बोलते हैं जो मेरे से सामान लिया, जिनको मैंने प्रोडक्ट सेल किया बट मेरे को पेमेंट नहीं दिया, मेरा पेमेंट ड्यू रखा है, उनको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ये आपका एसेट होता है सर। सिमिलरली ट्रेड पेबल आपका लायबिलिटी होता है, बिकॉज आपको देना पड़ेगा, और ये आपका एसेट है बिकॉज आपको मिलने वाला है ना सर? समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो उसका स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री। इसका अलग नाम है स्टॉक। इन्वेंट्री मीन स्टॉक ऑल्सो। जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो, जो आपके दुकान में या गोडाउन में पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, ये दोनों ही आपके एसेट्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली सर। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ये जो डेटा आपके पास दोनों ईयर का दिया हुआ है, एक 31 मार्च ईयर एंडिंग 2019 का और एक ईयर एंड 2020 का, ठीक है। इस यहाँ से आपको पूछना क्या है, करना क्या है, you must develop accounting equation from this area, and you also need to find out 2020 मार्च 2020 31 मार्च का 2020 में इस पर्टिकुलर बिजनेस का कैपिटल का सिचुएशंस क्या होने वाला है। क्वेश्चन समझ में आया सब? क्वेश्चन समझ में आया सर सबको? सर अब अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चलो सर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग यही तरीका अपनाना पड़ेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन का तरीका, ठीक है। तो चलो सर जल्दी मुझे बताना, इक्विटी इक्वल्स टू कैपिटल, इक्विटी इक्वल्स टू कैपिटल, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, इक्विटी मींस कैपिटल, ठीक है। नाउ आपके यहाँ पर 2019 का डेटा अवेलेबल है ना सर? 2019 में बोल के रखा है आपका कैपिटल कितना है, 2019 में बोल के रखा है आपका कैपिटल कितना है, कितना है कैपिटल? 1 लाख। 1 लाख, थैंक यू सर। 2019 में आपका कैपिटल 1 लाख है, दैट इज योर इक्विटी। सर लायबिलिटी के बारे में क्या बोला है, देखो तो एक बार। 2019 का ये सारा का सारा 19 का बोल रहा बैंक हूँ। लोन और ट्रेड पेबल। बैंक लोन 1 लाख का है और ट्रेड पेबल 75,000 का है। क्या ये बैंक लोन एंड ट्रेड पेबल ये दोनों आपका लायबिलिटी है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस ना? बैंक का जो लोन है वो भी लायबिलिटी है, और जो ट्रेड पेबल मतलब सप्लायर का पैसा मार्केट में बाकी है, दैट इज ऑल्सो योर लायबिलिटी, है ना। अब शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमें उसको लेके कोई चिंता नहीं, हम सिंपल लायबिलिटी देखेंगे। तो बैंक लोन के बारे में अगर देखो तो बैंक लोन 1 लाख का, ट्रेड पेबल 75 का, तो टोटल लायबिलिटी इसका है 1,75,000। नाउ फाइंड आउट द एसेट्स, नाउ फाइंड आउट द एसेट। तो फिक्स एसेट्स कितने का है इसका? 1,25,000। देखो सर इसका एसेट का क्या क्या है आपके पास, देख लो। फिक्स एसेट इज माय एसेट, जिसको फिक्स एसेट्स लाइक लैंड, बिजनेस का लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, शॉप वगैरह जो भी है वो हो सकता है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो बिजनेस में फर्नीचर्स वगैरह हो सकता है, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स वगैरह, ठीक है, दीज आर फिक्स्ड एसेट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो बिजनेस का एसेट्स होते हैं लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, दीज आर बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स जो डेटर है, मार्केट में सेल किया है बट पैसा नहीं मिला, ऐसा वाला। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, कैश एंड बैंक बैलेंस तो आप लोग समझ ही रहे हो, ये सभी एसेट है कि नहीं है? यस सर। बोलो सर, दीज ऑल आर एसेट्स, यस सर। है ना। यस सर। तो सारा का सारा एसेट को ऐड करो और बताओ उनका पास टोटल एसेट कितना है? 2,75,000। 2,75,000, वेरी गुड सर। अब अगर आपको पता चली गया तो फिर आप इसको इक्वेशन में डालो ना सर। इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट है, आप तो जानते हो। तो 1 लाख प्लस 1,75,000, देखो एसेट साइड भी 2,75,000 हो गया ना, बिकॉज यू नो योर कैपिटल अमाउंट, यू ऑल्सो नो योर लायबिलिटी अमाउंट। तो इक्विटी का अमाउंट डाल दिए, लायबिलिटी भी डाल दिए, एसेट 2,75,000, मैच करना मैंडेटरी है। अब क्या करना है, अब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया 2019 का, अब आपको इसको 20 में कन्वर्ट करना है। तो चलो 20 भी देख लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 2020,
31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर ही है ना सर। फाइनेंशियल ईयर किसी भी हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो 1 अप्रैल स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है एवरी ईयर। इसीलिए देखना मार्च मंथ में आप घर में पैसा के लिए बोलना तो क्या बोलता है, बेटा इस ये वाला मंथ रुक जा, ईयर एंड चल रहा है। किसने सुना है आज तक ये वाला बातें? हर बार। हाँ, हर बार सुनते हो ना। अभी ईयर एंड चल रहा है सर। यस सर। तो 31 मार्च को जो भी लाइबिलिटीज वगैरह है ना उसके आगे क्लियर करना होता है। इसलिए कोई आपको टाइम ही नहीं देता, पैसा तो छोड़ो टाइम भी नहीं मिलता है लोगों को। जो लोग स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर बिजनेसमैन हो, ठीक है, सबका जो भी ऑब्लिगेशंस है लाइबिलिटीज है वो रीपे करना जरूरी है विद इन 31 मार्च। दैट इज द रीजन। इसलिए इतना पागलपंती चढ़ जाता है सबके दिमाग में। नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगा, पेनल्टी करेगा, फाइन लगाएगा। कौन पेनल्टी फाइन के चक्कर में पड़ना चाहता है सर? ओके, तो एसेट्स अब देखो सर, अब 2020 का एसेट्स क्या है देख लेते हैं सर। 2020 का एसेट का डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं? Yes. Yes sir, we have all the data for 2020's assets, है ना? Fixed assets we know, trade receivables like debtor we know, inventory we know, cash and bank balance also we know, ठीक है? तो ये सभी को ऐड करोगे तो आपको एसेट मिल जाएगा और लाइबिलिटी भी आपको पता है। अरे भाई सबको पता है तो फिर क्या दिक्कत किस बात का? कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल 1,06,000। यस सर, रुक जाओ, हड़बड़ी किस चीज का? पहुंचना तो है ही। कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट है सर। आंसर सही गलत होना वो मेन बात नहीं है हमारे लिए, ना तो आपके लिए होना चाहिए। आंसर तो होगा, आंसर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट सही हो तो कभी ना तो आंसर गलत होगा और ना ही आप कभी गलत होंगे, ठीक है? इसलिए आंसर कितना सही है, ठीक है, दैट इज नॉट योर टारगेट। आपका टारगेट होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट कितना सही है, ठीक है? बात को समझो सर। एसेट माइनस लायबिलिटी, इक्विटी इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो 2,76,000 का एसेट्स है और 1,70,000 का लायबिलिटी है, तो योर इक्विटी इज 1,06,000। योर इक्विटी इज 1,06,000, दैट मींस दिस इज योर कैपिटल, जो अभी विश्वजीत ने मुझे बताया। नाउ क्या आप यहाँ से प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो? यस, यू कैन फाइंड प्रॉफिट ऑल्सो। न्यू इक्विटी से ओल्ड इक्विटी को माइनस करो। 1,06,000 और 1 लाख के बीच का जो फर्क है ना, दैट इज 6,000। ये 6,000 है क्या? दिस 6,000 इज प्रॉफिट। क्यों मान लिए सर इसको प्रॉफिट? न्यू इक्विटी और ओल्ड इक्विटी का फर्क को प्रॉफिट ही क्यों मानेंगे? कोई बता सकते हो क्या? एनीबॉडी सर? क्योंकि उससे सरप्लस हो रहा है, वो सरप्लस हो रहा है मतलब बेसिकली ये 2019 में जो बिजनेस ने किया है, ठीक है, बिजनेस ने 2019 के जो सारा का सारा बिजनेस किया है, बिजनेस करके कुछ तो उसको बैलेंस मिला होगा, ठीक है? अगर यहाँ का कैपिटल 1,06,000 की जगह, अगर ये कैपिटल 1,06,000 की जगह 90,000 या 96,000 होता तो इसका मतलब क्या होता? लॉस, प्रॉफिट लॉस, है ना सर, लॉस हो जाता। तो एक्चुअली क्या होता है, बिजनेस का बड़ा सिंपल फंडा है सर, बड़ा ही सिंपल फंडा। जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स करोगे ना मैम के पास, या फिर जो लोग ऑलरेडी मैम के पास फाइनल अकाउंट्स कर चुके हो, ठीक है, उनको पता होगा कि फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है। फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, एक बड़ा ही गजब चीज, विचित्र चीज होते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मेन कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है, एक सेकेंड रुको मैं दिखाता हूँ आपको। जब भी आप लोग फाइनल अकाउंट्स करोगे ना, आपको हमेशा याद रहेगा वो कॉन्सेप्ट कि फाइनल अकाउंट्स करते वक्त ये बड़ा ही पॉपुलर तरीका होता है। ऐसे मैं आपको एक बार एक फाइनल अकाउंट का प्रो फॉर्मा बताता हूँ। पूरा फाइनल अकाउंट्स अभी मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, वो तो आप मैम के पास प्रैक्टिस करोगे एकदम डिटेल्स में, बट मैं आपको बस एक आइडिया जनरेट करना चाहता हूँ कि फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है। सर कोई भी बिजनेस का फाइनल अकाउंट्स बनाओ, मैं एक ट्रेडिशनल जो बेसिकली जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं, वैसा एक बिजनेस का अगर मैं फाइनल अकाउंट्स करूं, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट्स बनता है, जो एक्चुअली हम लोग मतलब सबसे ज्यादा मतलब एंजॉय करते हैं अकाउंटेंसी में, सबसे पहले क्या होता है सर, ट्रेडिंग, है ना सर, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मान लेते हैं, मतलब वी अज्यूम दैट। ऐसे आजकल क्या होता है ना, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है तो उसको ट्रेडिंग बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रेडिंग होगा, उसके बाद पीएल, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, उसके बाद पीएल अकाउंट होगा,
उसके नीचे नीचे बना देते हैं एकदम सर। ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ये 3 फाइनल अकाउंट्स का पिलर है ना, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। डोंट वरी सर, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, जर्नल लेजर समझ जाओगे, ये सब एकदम बच्चे जैसा खेल होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली क्या होता है, जैसे इधर परचेज होगा, है ना, ओपनिंग स्टॉक रहता है, अगर तो परचेज रहेगा, इधर सेल्स रहेगा, नॉर्मल रहता है। अब पर सेल से परचेज को हटाओगे, मतलब मान के चलते हैं कि सर आपने 1000 का परचेज किया और 2000 का सेल्स किया, तो प्रॉफिट कितना कर लिया सर? 1000। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब पीएल में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वगैरह होता है, जैसे जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंस, ऑफिस चलाने का, बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने का, ठीक है, 2 एक्सपेंसेस बोल के डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंस आपका होगा, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि आपके बिजनेस में करीब 500 के आसपास का कुछ एक्सपेंस हुआ है, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको बाय जीपी बोल के ट्रांसफर किया जाता है। टू को हमेशा जब ट्रांसफर होता है या नेक्स्ट में ओपन होता है, तो वो 2G बाई में ओपन होता है और बाई 2 में ओपन होता है। ये तरीका है लेजर का। आप लोगों ने, जिन लोगों ने लेजर करके रखा है उनको पता है, जिनका लेजर अभी भी नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, उनको मैं लेजर प्रॉपर्ली करने के लिए बोलूंगा सर, आप लोग मुझे बताना, लेजर का क्लास हम लोग मैं आपको शेयर करूंगा। तो 2GP से बाई जीपी, ओके, तो 1000। मैं बाकी कुछ डेटा यहाँ पर ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बहुत कुछ रहता है सर, मैं बस एक सिंपल बना रहा हूँ। तो जीपी से अगर एक्सपेंस को हटाते हो, क्या प्रॉफिट हो गया? नेट प्रॉफिट 500। नेट प्रॉफिट 500, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है आपका, दिस इज योर प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट शुड बी, जैसे बैलेंस शीट में ये क्या होता है सर, बैलेंस शीट में ये होता है इक्विटी प्लस लायबिलिटी, और ये क्या होता है? एसेट। ओके, नाउ आपको पता है कि बैलेंस शीट में पहले का कुछ कैपिटल सपोज था आपका, पहले का कैपिटल था 10,000 रुपीज, ठीक है। सपोज आपके पास पुराना एसेट्स था, ठीक है, फिक्स एसेट्स, आपके पास पुराना करेंट एसेट्स है। सपोज आपके पास फिक्स एसेट्स है 5000 का, ओके, आपके पास करेंट एसेट्स है 5500 का, ओके। तो कैपिटल के साथ आपने बाकी कुछ और भी ऐड कर दिए, लाइक क्रेडिटर वगैरह भी कुछ है। सपोज आपका कैपिटल में क्रेडिटर है, सॉरी आपके क्या क्रेडिटर वगैरह है, से फॉर एग्जांपल 1000, ओके। मैं यहाँ पर इसको एक काम करता हूँ, मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। तो आपका कैपिटल के साथ ये जो प्रॉफिट है ना सर, ये प्रॉफिट ऐड हो जाता है। अब बात को समझिए सर, ये जो प्रॉफिट आपने किया, ये प्रॉफिट आपके कैपिटल को ऐड कर देगा। इसका यही प्रैक्टिस होता है, ये नॉट जस्ट फॉर अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट, इवन एक सिंपल बिजनेसमैन भी यही वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। सर कैसे, बताता हूँ सर। कैपिटल 10,500 और क्रेडिटर हो गया 1000, कितना हो गया सर? 11,500, टोटल 11,500 ना, ओके। टैली कर देते हैं इसको, 6,500 कर लो, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट इज वेरी सिंपल, ये जो गैप क्रिएट हुआ लास्ट ईयर के कैपिटल के साथ इस साल का प्रॉफिट का जो गैप क्रिएट हुआ, ये गैप जो है ये हमेशा प्रॉफिट ही होगा। सर ये होना जरूरी है क्या? अरे जरूरी, एकदम 100% जरूरी है। जरूरी है मतलब 100% जरूरी है। जैसे क्या बिजनेस करोगे साहब, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कौन सा बिजनेस करना है? अरे बोलो, कुछ तो बिजनेस का नाम बताओ। सर रोल्स रॉयस बेचने का। क्या क्या? रोल्स रॉयस। वो क्या है, गाड़ी? यस सर, कार। रोल्स रॉयस, अच्छा चलो बिजनेस करोगे इसका? अच्छा यस सर। क्या दाम आता है रोल्स रॉयस का? मुझे नहीं पता। करोड़ों में। करोड़ों में होता है? अच्छा चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा गाड़ी है क्या? यस सर। चलो विश्वजीत को रोल्स रॉयस गाड़ी का बिजनेस करना है। क्या दाम है इसका? 1 करोड़? 50 करोड़। 50 करोड़? मुझे नहीं पता सर, जो भी हो सकता है, आई डोंट नो सर, मेरा आइडिया एकदम नहीं है। लेकिन चलो विश्वजीत ने बोला तो मैं मान लिया।
तो मेरा एक सिंपल बात है कि मान लीजिए विश्वजीत कि तूने एक रोल्स रॉयस लाके अपने सिटी में बेच दिया, ठीक है, 50 करोड़ का रोल्स रॉयस में कितना प्रॉफिट करेगा? 10-15 करोड़। 10-15 करोड़ एक गाड़ी बेच के, ऑब्वियसली तो करना ही पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है सर, 50 करोड़ का गाड़ी अगर आपका कॉस्टिंग था, मतलब आपका खरीदा दाम अगर इसका 50 करोड़ है, तो इसमें 10 करोड़ लगा के आपने 60 करोड़ में सेल किया, तो जो एक्स्ट्रा 10 करोड़ आपको मिला, आपको क्या करना चाहिए? आपका पुराना कैपिटल कितना है? 50 करोड़, और आपने जो प्रॉफिट किया इसको क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर बिजनेस में ऐड करोगे कि खा जाओगे? क्या करोगे? ऐड करना चाहिए। ऐड करेंगे। है ना, बिजनेस को ग्रो करना है ना। हाँ, कुछ अमाउंट ले सकते हो घर में कंजम्पशन के लिए, ड्राइंग्स कर सकते हो। सपोज 2 करोड़ आपने घर पे कुछ जरूरत के लिए ले लिया, बाकी 8 करोड़ तो ऐड कर दोगे। सिंपल बात है ना। कुछ पैसा विड्रॉल कर सकते हो, जरूरत की चीजें क्यों नहीं लोगे? ऑब्वियसली जिसका जैसा इनकम है। तो 2 करोड़ आपने विड्रॉल कर लिया फॉर योर पर्सनल लिविंग पर्पस, एंड बाकी 8 करोड़ क्या करोगे? प्रॉफिट क्या हो गया? कैपिटल में ऐड हो गया ना। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। तो न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा? न्यू कैपिटल विश्वजीत का कितना हो जाएगा रोल्स रॉयस बिजनेस करके? 58 करोड़। 58 करोड़। 58 करोड़। 58 करोड़ से 50 करोड़ लेस करो तो बीच का गैप कितना हो जाता है? 8 करोड़। तो व्हाट इज द गैप बिटवीन टू कैपिटल? बिटवीन टू इयर्स कैपिटल व्हाट इज द गैप? थैंक यू सर। समझ में आया सर? यस सर। मतलब एकदम प्रॉपर रीजन के साथ समझ में आना चाहिए। कॉपी बुक डेफिनेशन नहीं सर, रियलिटी चेकिंग के साथ। ओके, रियलिटी चेकिंग के साथ समझ आना चाहिए। ओके सर, तो ये रहा आपका हिसाब। बोलो सर, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशंस आपको आपका कैपिटल को फाइंड आउट करने में, आपके बिजनेस का सिचुएशंस को फाइंड आउट करने में हेल्प किया। इवन मैं आपको फाइनल अकाउंट्स तक लेके चला गया था। ये सब जो डेटा है ना सर, ये सब फाइनल अकाउंट्स का ही डेटा है, लेकिन यहाँ पर आपको समझने के लिए जस्ट उठा के दिया है। दिस ऑल आर डेटा ऑफ फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स, तभी तो मिलता है। कंपनी अकाउंट देखोगे, देखो सर मैं दिखाता हूँ आपको, ये छोटा मोटा बिजनेस का अकाउंट्स है, लेकिन अगर सेम टू सेम चीजें, सेम टू सेम, बस बड़े स्केल में मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये अदानी का नाम सुनिए सर? हाँ सर। हाँ सर, ये अदानी का एनुअल रिपोर्ट है। ये अदानी का एनुअल रिपोर्ट है। पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक, ये स्टॉक मार्केट ग्रुप एंड फाइनल के क्लास में डिस्कस कर रहा था। तो चलो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, उनको तो सिखाना पड़ता है किस तरह से एनुअल रिपोर्ट रीड करके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। बट करेंटली मेरा टारगेट है आपको बस कंपनी का बैलेंस शीट एंड पीएल को जस्ट 2 मिनट शो करना, कि आप देखो कि जो आइटम अभी आप सीख रहे हो वो आइटम आपको यहाँ पर कैसे देखने को मिलता है। बहुत लंबा चौड़ा पेज है सर, मैं ना खो जाता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 500-550 पेजेस है इसके अंदर। कर्सर थोड़ा सा नीचे आता है ना, पूरा का पूरा कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। यस सर, मिला सर। देखो तो ये बैलेंस शीट आ गया, ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ बैलेंस शीट मुझे मिला है। डेलॉयट ने ऑडिट किया इसका, बिग फोर ने। बिग फोर नाम सुने हैं सर? पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट। हाँ सर, यस सर। केपीएमजी, केपीएमजी, जेपी मॉर्गन, है ना, EY, अर्नेस्ट एंड यंग। तो इस तरह का बड़े बड़े फाइनेंस फर्म है, ऑडिट फर्म है। तो डेलॉयट हस्किंस का ऑडिट रिपोर्ट है ये, मतलब इस कंपनी का डेलॉयट है इनका ऑडिटर, और कार्तिका रवल इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनका यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है। ठीक है, ओके सर, चलो अभी जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए था। लुक एट दिस बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट सभी को दिखाई दे रहा है सर? यस सर। आपको मैं ज्यादा चीज नहीं दिखाना चाहता, बिकॉज आपको बहुत दिमाग खराब हो सकता है। मैं बस आपको ना जो आइटम के बारे में मैं अभी अभी आपके डिस्कस कर रहा था, मैं वही सब आइटम के बारे में आपसे बात करूंगा। एसेट लायबिलिटी, ओके। लुक सर, एसेट्स, यहाँ पर ये बैलेंस शीट है। इसका बैलेंस शीट ना, ये जो ट्रेडिशनल बैलेंस शीट सिस्टम है ना, ये ट्रेडिशनल बैलेंस शीट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ट्रेडिशनल बैलेंस शीट जो है ये कंपनी के लिए नहीं है। मैं आपको जो बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ ये जो है सर, ये वर्टिकल फॉर्मेट में है, सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में बैलेंस शीट अभी भी बन सकता है, एक्सेप्ट कंपनी किसी भी बिजनेस का। बट कंपनी के केस में बैलेंस शीट का सिस्टम थोड़ा अलग होता है शेड्यूल 3 के हिसाब से। ठीक है, अभी आपको जरूरी नहीं है, ये सब आपको एडवांस इंटर फाइनल लेवल में जरूरी है, करेंटली नॉट नेसेसरी। जब कंपनी अकाउंट्स करोगे तब जरूरी है, लेकिन सर सिस्टम वही है।
यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट में लिखा जाता है एसेट को ऊपर, ठीक है, दिस इज एसेट साइड एंड उसके नीचे आपको दिख जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। दिखाई दिया क्या? यस यस सर। हाँ सर, सभी को पूछ रहा हूँ सर। जैसे आपको एसेट साइड नजर आया वर्टिकल लेवल में, क्या इक्विटी लायबिलिटी नजर आया? हाँ सर। यस ऐसा सर। तो नहीं ना कि नजर में आते हो पर नजर नहीं आते? नहीं सर, नजर आना चाहिए। नजर में रहते हो पर नजर नहीं आते, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। नजर में आना भी है और नजर में रहना भी है। तो एसेट साइड में बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि एसेट में आपको मैंने कुछ बहुत सारी चीजें बोला ना, बहुत कुछ रहता है, बट मैं आपको बहुत कुछ नहीं दिखाने वाला। एसेट का जो हम लोग क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं सर बेसिक लेवल में, क्या आपको नॉन करेंट एसेट्स के बारे में बताया मैंने आपको? हाँ सर, आज के क्लास में 2 मिनट पहले क्या हम लोग नॉन करेंट एसेट्स के बारे में बात किया? यस ये क्या है सर? ये क्या है? ये देखो, जब भी मैंने एसेट्स में बात किया तो इसमें फिक्स एसेट्स, ये नॉन करेंट एसेट मतलब बेसिकली क्या है सर? फिक्स्ड एसेट। समझ रहे हो क्या? यस सर। और एक क्या एसेट के बारे में बात किया? करेंट एसेट। करेंट एसेट। देखो सर, दिखाई दे रहा है सभी को? नॉन करेंट एसेट्स एंड लुक हियर करेंट एसेट, उसके अंदर इन्वेंट्री दिख रहा है, ठीक है। करेंट नॉन करेंट के अंदर आपको बहुत कुछ दिखेगा, लाइक वर्क इन प्रोग्रेस, गुडविल, ये सब अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स में, ठीक है, तो अभी नॉट मैंडेटरी सर, तो इसलिए मैंने अभी इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो एसेट्स में आपको एसेट देखने को मिलेगा। अच्छा, और भी जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स, मैं आपको बता रहा था ना सर, ट्रेड रिसीवेबल मतलब कौन? डेटर ना। लुक हियर, दिख रहा है ट्रेड रिसीवेबल? यस तो ये Yes, अदानी का रिसेंट रिपोर्ट है, 1092 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब मार्केट से उनको मिलने वाला है। और ये 2021 का है 31 मार्च, और ये 20 का है। लास्ट ईयर उनको 19 करोड़ का मार्केट से मिलने वाला था, इस बार उनको 1090 करोड़ मार्केट से मिलने वाला है। सर आपको कैसे पता? अरे सर यहाँ पर देखो ना, डेलॉयट ने ऑडिट किया, उसका रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, और क्या। डेलॉयट ऑडिट किया, कंपनी ने उसका एनुअल रिपोर्ट में छापा, ये देखो 31 मार्च 2020 एंड दिस इज 31 मार्च 2021। अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, यस तो इस तरह से आपको नॉट जस्ट एसेट, लायबिलिटी भी देख लो, जो पढ़ रहे हो उसको देखना भी सीखो। लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दिख रहे हैं, यस एंड लुक एट हियर नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और ये करंट है। करंट के अंदर आपको ट्रेड पेबल दिख रहा है, देखो तुम, ये देखो ट्रेड एंड अदर पेबल्स, दिखाई दे Yes, रहा है sir. क्या? यस यही है। और देखो सर, ये एसेट लायबिलिटी दोनों मैच करके, एसेट लायबिलिटी दोनों मैच करके आपका देखो दोनों साइड का टोटल मैच करेगा। लुक एट हियर, कितना है सर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी के साथ ही लायबिलिटी को लिखा जाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी 58,558, ओके, और एसेट भी देखो वही होगा, देखो सर 58,558 होना जरूरी है, मतलब नहीं तो आपका मैचिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, डुअल एस्पेक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। बोलो सर, आपको मैं डिटेल्स रिपोर्ट नहीं समझा सकता अभी। अगर आप अच्छे से अकाउंट्स को अभी बेसिक फाउंडेशन लेवल में सीख पाते हो, तो आगे जाके जब आप लोग एडवांस लेवल पढ़ोगे ना, इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा सर, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तब आपको पीएल भी समझ में आएगा, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी समझ में आएगा। और सिर्फ समझेगा नहीं सर, आप रियल लाइफ में बहुत सारे लोग सर रास्ते में अगर आप ढूंढोगे ना, मतलब आपके सोसाइटी में मास्टर डिग्री करके बैठा है बट दे कांट अंडरस्टैंड, आप पूछ सकते हो, मास्टर डिग्री करके भी उनको पीएल बैलेंस शीट समझना नहीं आता, या फिर उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी का पोजीशन समझना नहीं आता, ठीक है। बट मैं तो ये नहीं चाहता कि आप एडुकेटेड बनो, बट डिग्रीधारी मत बनो सर, ठीक है। डिग्री वाला बन के कोई फायदा नहीं है अनटिल और अनलेस यू डोंट हैव नॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, ठीक है। डिग्री आजकल तो पैसा देके भी मिलता है, डिग्री लेके क्या करोगे? छोड़ दो डिग्री का लालसा, नॉलेज के लिए पढ़ो। डिग्री क्या सर, हजारों डिग्री मिलेगा। ओके, आई होप सर कि जो भी मेरा पर्पस था वो फुलफिल हो रहा है, और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. सर डुअल एस्पेक्ट्स के बारे में मैंने इसीलिए इतना सारा बात खर्चा किया आज, क्योंकि मुझे आपको इतना सारा बातें कहना था। लास्ट क्लास में मैंने डुअल एस्पेक्ट्स में चर्चा किया था, बट मैंने ये सब पॉइंट नहीं बात कर पाया था, तो मैं सोचा कि बोलना जरूरी है, इसीलिए मैंने इतना सारा पॉइंट में डिस्कस किया आपके साथ। सर कंजर्वेटिज्म का एक कॉन्सेप्ट है सर, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाते हैं? व्हाट दिस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट डील विथ यू? ये भी एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म हियर?
सर अकाउंट्स या अकाउंटेंट कंजर्वेटिव वे में काम करता है। सर वाई कंजर्वेटिव वे में? देखो ना सर, देखने से समझ आ जाएगा। कंजर्वेटिज्म स्टेट दैट द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम। जो अकाउंटेंट होते हैं ना सर, वो फ्यूचर इनकम को एंटिसिपेट नहीं करना चाहते, एंड दे शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन लॉस को, फ्यूचर लॉस को एंटिसिपेट करते हैं। हाँ सर, ऐसा प्रैक्टिस होता है। आपका दिमाग को ओपन करो, मैं आपको अभी समझाता हूँ। When there are many alternative values of an asset, an accountant should choose the method which leads to a lesser value. Later on, we shall see that golden rule of current assets valuation, cost or market price, whichever is lower. ये आपको बाद में दिखने को मिलेगा सर, बहुत जगह में देखने को मिलेगा जब आप और गहराई में जाओगे और अकाउंट्स के डेप्थ में पहुंचोगे। ये बहुत सारा जगह में मैम आपको बताएंगे, बहुत जगह में जो कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is लोअर लेना चाहिए, मतलब जो लोअर होता है उसी में अकाउंट्स में मतलब फॉलो करना होता है पर्टिकुलर प्राइस को। सर लोअर क्यों लेते हैं? ये कंजर्वेटिव है। हायर क्यों नहीं लेते? why they don't choose higher value of any assets, any liability or any debtor or any creditor? Why they always choose lower value? Because conservative approach। समझाता हूं सर, रुक जाओ, अभी समझाता हूं। रियलाइजेशन, अब एक कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट था सर, जैसे मैं आपको अभी कंजर्वेटिव बता रहा हूं, सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था ना सर, याद है कि एक जमीन आपने 2005 में, सपोज दिस इज 2021, आपके बैलेंस शीट में एक लैंड है, ठीक है, आपके बैलेंस शीट में एक लैंड दिख रहा है, जिस लैंड का वैल्यूएशन को लेकर चिंता हो गया। किस बात का चिंता? सर 2005 में आपने ये लैंड परचेज किया था, उस टाइम पे आपने जमीन परचेज किया था 5 लाख में, पर 2021 में उसका प्राइस ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास पहुंच गया ड्यू टू सम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप इन दैट एरिया। मे भी हो सकता है मेट्रो प्रोजेक्ट या बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट उस एरिया से होना चालू हो गया, तो ऑटोमेटिकली 5 लाख का जमीन 5 करोड़ का होगा कि नहीं होगा? यस होगा। होगा ना? यस सर। एग्जैक्टली। नहीं तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो सर ऐसा कैसे, लेकिन पॉइंट इज दैट बैलेंस शीट इसको किस कॉन्सेप्ट में डील करेगा? 5 लाख में डील करेगा। जो जमीन मार्केट में 5 करोड़ में सेल हो रहा है, क्या उसको 5 लाख में शो करना सही देता, ठीक लगता है सर? हाँ सर, जो जमीन मार्केट में 5 लाख में, 5 करोड़ में सेल हो रहा है, क्या वो जमीन को आप 5 करोड़ में सेल, मतलब 5 लाख में वैल्यू शो करना क्या सही दिखता है? नो सर। तो यहाँ पर अकाउंट्स ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए इसका जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो अकाउंट्स बोलते हैं कि ठीक है, लैंड जब तक रियलाइज नहीं होगा, मतलब अगर 5 करोड़ में सेल हो जाएगा लैंड, तब मैं उसको 5 करोड़ का वैल्यू बताऊंगा, बट जब तक सेल नहीं होता तब तक उसको मैं कॉस्ट प्राइस में बताऊंगा। लेकिन उसके रिगार्डिंग और भी काफी सारा रूल्स एडवांस में जाके पढ़ोगे कि किस तरह से उसका इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी आपको बाद में बताया जाएगा, बट करेंटली आप बात को समझो। ये कंजर्वेटिव अप्रोच है कि भाई 5 करोड़ का जमीन 5 करोड़ में नहीं दिखा के आप 5 लाख में शो करना चाहते हो, ये कंजर्वेटिज्म है ना। ठीक है, इसी कारण से ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ऑल्सो स्टेट्स दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट हैज मटेरियलाइज्ड, मतलब जब तक हाथ में नहीं मिलता तब तक हम लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन? अकाउंटेंट। ओके, द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पुट्स टू फर्दर ब्रेक ऑन इट। इट इज नॉट प्रूडेंट टू काउंट अनरियलाइज्ड गेन, मतलब जो गेन आपको हुआ नहीं है उसको काउंट कैसे करें, बट इट इज डिजायरेबल टू गार्ड अगेंस्ट ऑल पॉसिबल लॉसेस। बट सारा का सारा लॉस को हम गार्ड कर सकते हैं, जैसे कि वैसा। For this concept, there should be at least 3 qualitative characteristics of financial statement. Financial statement मतलब PL, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, ठीक है, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। कहते हैं सर कि PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो का 3 कैरेक्टर होना जरूरी होता है, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर क्या है? मतलब ये जो मैं आपको अभी अदानी का PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो दिखाया ना, ये क्या है? दिस इज PL, बैलेंस शीट मैंने आपको अभी शो किया था। PL में रेवेन्यू एंड एक्सपेंस का डेटा होता है, and look here is a cash flow statement also। दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस ना। तो बेसिकली ये जो PL, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं सर? कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये प्रूडेंस होना चाहिए, ये न्यूट्रलिटी होना चाहिए,
ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यूज होना चाहिए। प्रूडेंस मींस जजमेंट अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस which are to be guarded, जो फ्यूचर में लॉस हो सकता है उसको गार्ड करना चाहिए, as well as gains which are uncertain, जो गेन के बारे में आप श्योर नहीं हो उसको भी आपको गार्ड करना चाहिए, ठीक है, जजमेंट उसके बारे में देना चाहिए, इसलिए इसको प्रूडेंस कहते हैं। सर ऐसा कुछ एग्जांपल्स वेट करो बताते हैं। न्यूट्रलिटी, अनबायस्ड आउटलुक is required to identify and record such possible losses। जब भी कुछ पॉसिबल लॉसेस के बारे में आप बात करते हो ना तो उसमें आप बायस्ड होके नहीं कर सकते, अनबायस्ड होके करना पड़ेगा, एज वेल एज टू एक्सक्लूड अनसर्टेन थिंग्स। अनसर्टेन मैटर मतलब जो सर्टेन नहीं है, जिसके बारे में आप निश्चित तौर पे कुछ बोल नहीं सकते, उसको अलग करना चाहिए। जिसके बारे में आप निश्चित होते हो उसके बारे में आप बात कर सकते हो, स्पेशली इन केस ऑफ गेन, मतलब जब आपको कुछ मिलने वाला है उसको आप एक्सक्लूड करो, बट जब आपका कुछ लॉस होने वाला है उसको आप अकाउंट्स में ट्रीट करो। मतलब ये अकाउंट्स का कंजर्वेटिज्म ही तो है। वेट सर अभी भी आपको समझ नहीं आया, आई अंडरस्टैंड। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन अल्टरनेटिव वैल्यूज, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यूज को अगर कुछ है तो उसको भी आप रिप्रेजेंट करके बताओ कि क्या है। तो प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी एंड फेथफुलनेस, ये तीन चीज कंजर्वेटिज्म का एक मैटर है जो अकाउंट्स में फॉलो होता है। मेनी अकाउंटिंग ऑथर्स हाउएवर आर द व्यू दैट conservatism essentially leads to understatement of income and wealth। मतलब हमारा इनकम एंड वेल्थ को, मतलब बिजनेस का इनकम एंड वेल्थ को अंडरस्टेट करता है, ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी बायस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करने में बायस मतलब बेसिस नहीं कर, सॉरी बायस बोल दिया मैंने, ये बेसिस नहीं बनना चाहिए, ये कुछ ऑथर का मानना है। मतलब इसको लेके कंट्रोवर्सी है सर, कंजर्वेटिज्म अप्रोच को लेके कंट्रोवर्सी बहुत है। जैसे मैं एक एग्जांपल्स आपके सामने अभी उठाता हूं, आपको अभी समझ आएगा। मैं कैश फ्लो में तो नहीं मिलेगा, पीएल बैलेंस शीट में मुझे जैसे कुछ मिल सकता है, एक बार मैं देख लेता हूं कि अगर कुछ ऐसा बात है तो मैं बताता हूं, अदरवाइज मैं खुद बना के आपको बताता हूं। एक सेकेंड, इनकम एक्सपेंसेस, ठीक है, यहाँ पर भी है बट मैं आपको थोड़ा इजी वे में बताता हूँ, यहाँ पर आपको समझना भी आ सकता है। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी बैड डेब्ट के बारे में सुना सर? यस। क्या बैड डेब्ट बिजनेस का लॉस होता है? बैड डेब्ट मींस व्हाट? जो डेटर से पैसा मिलने वाला था लेकिन सर देगा या नहीं देगा। एग्जैक्टली, जो डेटर को आपने सेल किया था, डेटर मतलब आपका कस्टमर जो आपसे क्रेडिट में सामान लेके गया था। डेटर मतलब वो लोग जो आपसे क्रेडिट में प्रोडक्ट लेके गया था। सपोज आपका कोई डेटर है जो आपको 1 लाख देने वाला था, बट एक सर्टेन पीरियड के बाद 1 ईयर बीत गया बट उसने आपका पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो आप इस तरह का लॉस को क्या करोगे सर? इसको क्या कहोगे? जो पेमेंट आपको मिलने वाला था 1 ईयर हो गया बट उसने आपका पेमेंट नहीं किया, तो आपको इसको क्या बोलना चाहिए? बैड डेट बोलना चाहिए, है या ना? यस है ना? यस सर। नाउ अब क्या होता है ना सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस डेटर के बारे में लिखा जाता है टू बैड डेट बोल के, ठीक है, टू बैड डेट बोल के आप लॉस को लिखते हो और आपके बैलेंस शीट में क्या होता है, डेटर रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। बेसिकली देखो सर, आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा और एक बैलेंस शीट होगा, ठीक है। ट्रेडिंग में इसका कुछ काम नहीं है, ट्रेडिंग में इसका कुछ काम नहीं होता, इसका मेनली बात होता है पीएल एंड बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, आपका जो करेंट एसेट्स होता है उसके हेड में डेटर होता है ना सर, बैलेंस शीट के करेंट एसेट के हेड में डेटर होता है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप एक डेटर के हिसाब से, मतलब जो आपका बैड डेट होता है ना उसके हिसाब से आप एक प्रोविजन बनाते हो। क्या बनाते हो? प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं ना। हाँ सर, सुना है किसी ने? यस। अगर किसी ने नहीं सुना तो जब आप लोग बैड डेट या प्रोविजंस फॉर बैड डेट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वो कराया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो प्रोविजंस फॉर बैड डेट, सपोज आपका मार्केट में कुछ सेल वगैरह हुआ है, सपोज बाय सेल्स करके आपने 10 लाख का सेल किया, बट आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अमाउंट है जो शायद आपको नहीं मिलेगा। से फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लग रहा है कि 1 लाख तो मेरा चोट जाएगा, मतलब चोट जाएगा मींस आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये प्रोविजंस आप करके रखते हो जो एक फ्यूचर अनसर्टेन के ऊपर, हाँ सर, फ्यूचर लॉस है, अभी लॉस नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि कोई डेटर है जो पेमेंट नहीं करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसके चलते आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू प्रोविजंस फॉर बैड डेट बोल के प्रोविजंस मेंटेन करते हो, जो बाकी एक्सपेंस के साथ भी आपका एक्सपेंस को बढ़ा देता है।
हेलो सर, बोलो। यस ऐसा होता है ना, तो जब बाद में ऐसा होता है कि अगर सच में लॉस हो जाए, अगर सच में लॉस हो जाए कि सच में 1 लाख नहीं मिला, तो आप क्या करते हो, आपका डेटर को माइनस बैड डेट बोल के क्या करते हैं, 1 लाख माइनस कर देते हैं ना, यस तो आपका न्यू डेटर चेंज होके 9 लाख हो जाता है, वो जब सच में होता है। लेकिन अगर सच में नहीं हुआ तो फिर आपका जो अकाउंटिंग है वो गड़बड़ हो गया ना, तो बैड डेट रिकवर हो जाता है, फिर आप उसको क्या बोल देते हो, बैड डेट रिकवर बोलते हो, और उसको गेन के तौर पे आप ट्रीट करते हो। ठीक है, बैड डेट रिकवर भी हो सकता है और वो आपका गेन भी हो सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए समझा रहा हूँ, बिकॉज कुछ ऐसा भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करते हैं, बट अकाउंट्स का एक कैरेक्टर है कि वो लॉस को मेंटेन करता है बट फ्यूचर गेन को नहीं मेंटेन करता। आपको बात समझ में आ रहा है सर? फ्यूचर लॉस को अकाउंट्स मेंटेन करता है बट फ्यूचर गेन के बारे में वो एक्सप्लोर हो जाता है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? अब यस सर। ये कॉन्सेप्ट जितना आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको और समझ में आता जाएगा कि ये अकाउंट्स का एक गजबी कैरेक्टर है सर, ये अकाउंट्स का एक गजबी कैरेक्टर है। मतलब अकाउंट्स इसके बारे में ना बड़ा ही कंजर्वेटिव है कि भाई मेरा लॉस होगा तो उसको मैं पहले से ट्रीट करके रखूंगा, मेरा लॉस हो सकता है बोल के, बट कुछ गेन को मैं फ्यूचर पहले से मतलब आइडेंटिफाई नहीं करूंगा कि ये मेरा गेन हो सकता है। इसमें अकाउंट्स थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। अब ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट जितना आप लोग आगे आगे पढ़ते जाओगे ना, प्रैक्टिस करते जाओगे और चैप्टर्स पढ़ोगे, आपको धीरे धीरे और समझ आएगा। स्पेशली फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। तो तब इस कंजर्वेटिव अप्रोच को याद रखिएगा सर। एंड अनदर कॉन्सेप्ट इज दैट सर कंसिस्टेंसी। देख लो सर, कंसिस्टेंसी अकाउंट्स कंसिस्टेंट लेवल में करना चाहिए। इन ऑर्डर टू अचीव कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज थ्रू टाइम, द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर. A change in an accounting policy is made only in certain exceptional circumstances. The concept of consistency is applied particularly when alternative methods of accounting are equally acceptable. For example, एक कंपनी में अडॉप्ट ऑफ एनी सेवरल मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। आप लोगों को पता है सर डिप्रिसिएशन कितना तरह का होता है? मेनली 2 तरह का डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन चैप्टर में सिखा जाएगा जिन लोगों का नहीं हुआ है, एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड, है ना सर? एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है डब्ल्यूडीबी मेथड। मतलब एक रिटन डाउन वैल्यू, हाँ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब एसएलएम मेथड में क्या होता है, सपोज आपने 1 लाख का मशीन खरीदा था, 1 लाख के मशीन पे अगर आप एसएलएम लगाते हो ना, सपोज उसका डिप्रिसिएशन है 10%। ठीक है, मतलब हर साल 10% करके वैल्यूएशन गिरता है। तो 1 लाख पे पहला साल में 10,000 लगाए तो न्यू वैल्यू क्या हो गया? 90,000। फिर नेक्स्ट ईयर में अगर एसएलएम यूज करते हो तो नेक्स्ट ईयर में जो डिप्रिसिएशन होगा वो कितना हो जाएगा? 10,000। एग्जैक्टली सर, नेक्स्ट ईयर में भी वो 10,000 ही हो जाएगा, फिर आपका वैल्यूएशन हो जाएगा 80,000। लेकिन अगर यही डब्ल्यूडीबी होता तो ये 10,000 ना होके कितना हो जाता? 9,000 हो जाता, बिकॉज डब्ल्यूडीबी में हाँ कितना हर साल 10% लेस होता। हाँ 90,000 के ऊपर होता। डब्ल्यूडीबी में क्या होता है, 90,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ता नेक्स्ट ईयर में। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में जो मेन वैल्यू है उसी के बेसिस में करना पड़ता है। डिटेल्स डिस्कशन डिप्रिसिएशन में होगा, इसलिए मैं इसमें ज्यादा चर्चा भी करूंगा नहीं। ठीक है, बट बेसिकली मेरा कहना है कि डिप्रिसिएशन एक मेथड है, ये मेथड भी चेंज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं सर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज अप्लाइड पर्टिकुलरली when alternative method of accounting are equally acceptable. For example, a company may adopt any of the several method. Depreciation का जो method use करोगे, such as written down value method use करो या straight line use करो. Likewise, there are many methods for valuation of inventory. FIFO method, LIFO method, सुने हो ना सर? FIFO, yes, LIFO, weighted average, ठीक है? ऐसे बहुत सारा first in first out, last in first out, आजकल इसका यूज बंद हो गया है। वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है? तो इन्वेंटरी मतलब स्टॉक को काउंट करने का भी मेथड होता है कि भाई मेरे पास कितना स्टॉक है, उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट करे कि वेटेड एवरेज करे, ये इन्वेंटरी अकाउंट्स में आपको सिखाया जाएगा। तो इसीलिए जो भी मेथड आप यूज करते हो उसको कंसिस्टेंट रखो। Following the principle of consistency, it is advisable that company should follow consistently over years the same method of depreciation or the same method of valuation of inventory which is chosen. बार बार में चेंज नहीं कर सकते। However, in some cases though there is no consistency,
there is no inconsistency. They may seem to be inconsistent apparently in case of valuation of inventory if the company applies the principle at cost or market price, whichever is lower, and if this principle accordingly results in the valuation of inventories in 1 year at cost price and another at market price in the other year. There is no inconsistency here. It is only an application of the principle. मतलब किसी साल में आप कॉस्ट प्राइस यूज कर रहे हो, किसी साल में आप मार्केट प्राइस यूज कर रहे हो, क्योंकि जो लोअर होता है उसको लेना चाहिए ना. आप लोग आगे आगे जब पढ़ोगे ना आपको और समझ आएगा सर ये कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, मतलब एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस. अब किसी इसका बोला है कि जो लोअर होता है उसको वैल्यू करके चलना चाहिए. अब कभी कॉस्ट प्राइस लोअर होगा तो कॉस्ट को यूज करना चाहिए, कभी मार्केट प्राइस लोअर होगा तो मार्केट को यूज करना चाहिए. अब ये कोई मेथड नहीं हुआ, ये तो इसके कारण इनकंसिस्टेंसी नहीं होता, ये क्योंकि जो भी है वो करना पड़ता है, इसके साथ इनकंसिस्टेंसी का कोई रिलेशन नहीं है. इनकंसिस्टेंसी इज कनेक्टेड विद अगर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहे हो, अगर इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर रहे हो, तब उसको इनकंसिस्टेंसी कहते हैं सर. तो अकाउंट्स को एक सिमिलर पैटर्न पे चलना चाहिए, बात में आप पैटर्न नहीं चेंज कर सकते. Enterprise should change in accounting policy in any following circumstances: to bring the books of accounts in accordance issued in accounting standards. अगर accounting standards आपको चेंज करने के लिए बोल रहा है तभी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर लॉ चेंज करने के लिए बोलता है तो चेंज करो. When under change circumstances it is felt that new method will reflect more true and fair picture. अगर न्यू मेथड पिक्चर मतलब अकाउंट्स का इमेज और क्लियर कट शो करता है तो आपको वही मेथड यूज करना चाहिए. बिकॉज अकाउंटिंग डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर. बिकॉज ये कंसिस्टेंट अगर नहीं मेंटेन होगा ना सर, अगर अकाउंटिंग डेटा कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं होता है तो मुश्किल बढ़ जाता है. आपको एक मैं डेटा दिखाता हूं, आपको एक डेटा शो करता हूं. कोई भी कंपनी लेता हूं सर, से फॉर एग्जांपल मैं अदानी में बात किया तो मैं आपको अदानी से ही बात करता हूं. अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या सबको दिखाई दे रहा है सर? हेलो, यस सर. यस सर. लुक एट दिस फाइनेंशियल एरिया. ठीक है, लुक हियर. आपको यहाँ पर कितना सारा ये फाइनेंशियल एरिया जो है ये मैं बैलेंस शीट का लिया. ठीक है, ये देखो इनकम का भी है, बैलेंस शीट का भी है. तो अगर बैलेंस शीट भी लो या इनकम लो, जो भी लो, आपके यहाँ पर देखो कितना सारा साल का डेटा दिख रहा है. 21 लेटेस्ट, 20, 19, 18. अब थोड़ा और बैक में जाओगे आपको और दिखेगा, दिखाई दे रहा है सर? देखो लास्ट 10-12 साल का डेटा है यहाँ पर. जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए जरूरी है. ठीक है, बिकॉज वो देखते हैं अगर बात में आप अपना अकाउंटिंग पैटर्न चेंज कर दोगे, इनकंसिस्टेंट हो जाओगे, तो इस पर्टिकुलर डेटा का मेटेरियलिस्टिक वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा. हाँ सर, क्या आप बात में चेंज करोगे तो मुश्किल नहीं बढ़ जाएगा? आज ये मेथड, कल वो मेथड, ऐसा थोड़ी ना कर सकते. ठीक है, जिस मेथड में रहोगे उसी मेथड में नॉर्मली रहना चाहिए. बहुत बड़ा कुछ रीजन ना हो, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस में जब तक कोई बदलाव ना हो, आपको करने में बाध्य नहीं करता है, तब तक आप नहीं बदल सकते. ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक रेगुलर बेसिस में मेंटेन करना जरूरी है. और अकाउंट्स का जो भी डेटा है वो मेटेरियल डेटा है सर. Materiality principle permits other concept to be ignored. If the effect is not considered material, this principle is an exception to full disclosure principle. Accordingly, according to materiality principle, all the items have significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statement, and any insignificant item which will only increase the work of the accountant but will not be relevant to the user's needs should not be disclosed in the financial statement. मतलब बहुत सिंपल है. अगर कोई भी डेटा मेटेरियल नहीं है उसको अकाउंटेंट इग्नोर कर सकता है. जैसे कि द टर्म मेटेरियली इज द सब्जेक्टिव टर्म. it is on the judgment, common sense and discretion of the accountant that which term is material and which is not. For example, stationery purchased by the organizations, though not used fully in the accounting year purchase, still shown as an expense of that year because of the materiality concept. Similarly, depreciation on small items like books, calculators, etc. is taken as 100% in year on purchase, though used by the entity for more than a year. This is because the amount of books on calculator is very small to be shown in the balance sheet, though it is the asset of the company. बात कुछ समझ में आया? कुछ चीजें छोटे होते हैं बट उसका वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्या वो मटेरियल है आपके लिए? मटेरियल मतलब वैल्यूएबल. सपोज आप अपने बिजनेस पे स्टेशनरी परचेज करते हो जो आपके लिए एक अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाता है. सर किसी भी बैलेंस शीट में आप जाओ आपको दिखाई देगा, किसी भी कंपनी की, ये देखो एक्सपेंस में दिखाई दे रहा है सब. ये देखो ये अदानी का एक्सपेंस साइड है, यहाँ पर आपको स्टेशनरी को अदर एक्सपेंस के अंदर दिखाई देगा.
अगर आप डिटेल्स और पढ़ना चाहते हो कि ये बिजनेस ने कहाँ कहाँ क्या खर्चा किया, उसके लिए आप नोट्स में जा सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, ये देखो अदर एक्सपेंस में इसका 919 करोड़ का एक्सपेंसेस है, जहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए 235, इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्जेस के लिए 2201। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, सॉरी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी अदर एक्सपेंस, लुक हियर 351.79 करोड़ का एक्सपेंस किया है इन्होंने अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, अदर एक्सपेंस अगर वैल्यूएबल है तो आपको देना पड़ेगा, स्टेशनरी जिसमें से एक है, लेकिन बहुत जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसेट्स के, लेकिन कंपनी में बुक्स कैलकुलेटर ये भी तो यूज होता है, बट बुक्स कैलकुलेटर का वैल्यूएशन भी कम होते हैं और उसका डेप्रिसिएशन कितना भी हो, ऐसे तो 100% डेप्रिशिएट हो जाते हैं बुक्स कैलकुलेटर, रीसेल वैल्यू होता ही नहीं है, बट फिर भी अगर वो इमेटेरियल है तो उसका डेटा शो करना अकाउंट में जरूरी नहीं है, बिकॉज वो इतना भी इमेटेरियल नहीं है आपके लिए। आपको समझ में आ रहा है ना सर, एक बुक्स या अकाउंट्स बिजनेस के लिए एसेट तो होता है, उसको बिजनेस यूज तो करता है, बट क्या वो मटेरियल है? आपको क्या लगता है, क्या वैल्यूएशन के लिए मटेरियल लग रहा है आपको बुक्स या कैलकुलेटर? बट कंपनी के लिए बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। बोलो सर, बात कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को मटेरियलिटी समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। मटेरियली कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, कि जो जरूरी है अकाउंटेंट उसी को ले, जो जरूरी नहीं है बिजनेस के लिए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, वैसा चीजों को अकाउंट्स में मेंटेनेंस करना जरूरी नहीं है। ऐसे छोटा मोटा खर्चा होता रहता है, हर खर्चा का जरूरत नहीं है। हाँ, छोटा छोटा खर्चा बहुत बड़ा बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छा बात किया ना सर। एग्जैक्टली, द मटेरियलिटी डिपेंड्स नॉट ओनली upon the amount of item but also upon the size of the business, nature and level of information, level of persons making the decision, etc. Moreover, an item material to one person may be immaterial to another person. हो सकता है कोई item मेरे लिए immaterial है but आपके लिए material है. What is important is that omission of any information should not impair the decision making of various users. आप अगर कोई information omit करते हो तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर्स ऑफ डिसीजंस मेकर पे, मतलब जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको दिक्कत में ना डाले। अगर दिक्कत में डालेगा तो कौन बताएगा? ऑडिटर बताएगा भाई ये मटेरियल फैक्ट है, आप क्यों नहीं बताया। ठीक है, ऑडिटर चेक करके बता देगा भाई ये मटेरियल फैक्ट आप ओमिट नहीं कर सकते। तो ये सब बातों में ध्यान देना चाहिए, तभी जाके ये सब प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट के बेसिस में अकाउंट्स चलता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन रहेगा सर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस, जिसमें गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल्स को फिर से एक बार बताऊंगा, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, ऐसे तीनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, तो बस याद रखिएगा ये तीनों एजम्पशंस के बेसिस में अकाउंट्स चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है मैंने आपको बार बार बताया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, सॉरी ट्रेडिंग छोड़ो, पीएल बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके बारे में मैंने बात किया। और ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वालिटी क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करो जैसे मैं आपको बार बार तब से शो कर रहा हूं, है ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करो ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि वो रेलेवेंस हो, ताकि वो रिलायबल हो, ताकि वो कंपेरेबल हो। ठीक है, ताकि वो मेटेरियलिटी हो, ताकि वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म हो, न्यूट्रलिटी हो, प्रूडेंस हो, ठीक है, फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर हो, कंप्लीटनेस हो। ठीक है, ये जरूरी है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तभी जाके ये बड़े बड़े कंपनीज हो या छोटा छोटा बिजनेस, सभी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना जरूरी भी होते हैं, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करने के बाद उसको ऑडिट करना भी जरूरी होता है, और तभी जाके एक बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें समझ में आता है। बोलो सर, बात कुछ पल्ला पड़ा? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। यस सर। यस सर। लंबा था रास्ता, बट सर रास्ता जब लंबा होता है ना तो पहुंचने के बाद ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि कुछ सीखने को मिला। बोलो सर, कुछ सीखने को मिला कि नहीं? यस ओके सर, बस तो मेरा आज का कहना इतना ही था। कुछ सवाल है तो करो, आप लोग मन में कुछ क्वेश्चंस है तो कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन था, मतलब मेरा बेसिक उतना क्लियर नहीं है इसलिए सबको शायद पता होगा, पर मुझे समझ में नहीं आया। हाँ बोल। 12% का बैंक लोन था तो वहाँ उस 12% का कंसीडर क्यों नहीं किया गया? 12% इज इंटरेस्ट अमाउंट एंड लोन अमाउंट इज 1 लाख। हाँ, तो उस इंटरेस्ट को सर लायबिलिटी में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? इंटरेस्ट इज नॉट लायबिलिटी, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस। ओके सर, ओके सर।
आपका इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होता है, आपका लायबिलिटी नहीं होता। आपका Okay. लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के आपका लायबिलिटी बन सकता है, बट इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंसेस, लोन इज योर लायबिलिटी। ओके ओके सर। तू सबसे पहले शीर्षो जितना जर्नल लेजर का क्लास में तेरे को शेयर कर रहा हूँ ना, तो हाँ। जितना मैंने अभी शेयर किया उसको कंप्लीट करके मुझे बता कि सर हो गया है। उसमें कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर। आफ्टर दैट कंप्लीट होने के बाद मेरे को बोल कि सर मुझे मेरा ये कंप्लीट हो गया, तो मैं नेक्स्ट जो क्लासेस है वो भेजूंगा। तो पूरा जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस तो एक तरफ कंप्लीट करते जा, और इधर मेरा जो थियोरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लास चल रहा है हाँ सर। बेसिक्स में, ये करते जा, और साथ में मैम का क्लास भी प्रॉपरली करते जा। धीरे धीरे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लास मिस मत करना, मैं सभी को बोल रहा हूँ, शीर्षों को भी बोल रहा हूँ, क्लास मिस मत करना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। जितना अगर मतलब एकदम अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो तभी क्लास मिस करना, अदरवाइज मैं इतना आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप क्लास मिस नहीं करोगे तो आपका कभी दिक्कत नहीं होगा। और जो भी प्रॉब्लम है ना, बेस का हो, आपका पढ़ने में जो भी प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे देखना, आप सब कुछ समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे। कुछ स्टूडेंट्स है जो रेगुलर होते हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं होता है, वो हमेशा पढ़ाई के साथ होता है। इरेगुलर होने से ही आपका दिक्कत बढ़ जाएगा। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस, बाकी आप जो समझो। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है सर, चलो फिर बाय, टाटा। बाय सर। ओके बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर बाय।